हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। संडे का दिन है और मैंने आपसे वायदा किया था कि हफ्ते में कम से कम एक दिन ज़रूर करेंगे। कोशिश तो ये थी कि सैटरडे संडे दोनों दिन करें, लेकिन परसों हमारी बात हो गई थी पर्यावरण के सवाल पे। आपको ध्यान होगा परसों फ्राइडे को स्वराज यूथ फॉर स्वराज के साथियों ने और 10 और एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल के सुबह से रात तक एक लंबा फेसबुक लाइव किया था, जिसमें अंत में मैंने और प्रोफेसर मधुलिका बनर्जी ने बात की थी सुनीता नारायण से, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की सुनीता नारायण, उनसे बात की थी। तो परसों चूंकि बात हो ही चुकी थी तो मैंने कहा कि कल दोबारा क्या बात करें। लेकिन आज इतवार के दिन मैं आपसे एक पिछले एक हफ्ते की कई घटनाएं हैं जिस पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। चर्चा जरूर हम करेंगे कोविड पे, चूंकि आज वो पहला दिन है। इस दिन को डायरी में मार्क कर लीजिए, 7 जून का दिन पहला दिन है जब प्रतिदिन पर डे 10,000 केसेस प्लस। आज अखबार की रिपोर्ट है 10,000 से ज्यादा केस आज हो गए हैं। तो आज थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे केसेस के बारे में, क्या हो रहा है। बहुत बड़ी इमरजेंसी इस वक्त देश के सामने है, इसलिए इस पे आज थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। वो चर्चा करने से पहले 3-4 और सवालों पे, क्योंकि पिछले हफ्ते भर हमने बातचीत नहीं की, कई मुद्दे सामने आ गए हैं। सवाल है अमेरिका में जो ब्लैक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या शानदार चीज अमेरिका में हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे भारत चीन सीमा विवाद जो चल रहा है उसके बारे में। बात करेंगे हम माइग्रेंट वर्कर्स, जिनके बारे में हम भूल गए हैं कि कुछ प्रॉब्लम थी भी, क्योंकि सड़क पे नहीं दिखते तो हमें लगता है प्रॉब्लम चली गई है। उसकी बहुत सुंदर एक रिपोर्ट आई है हमारे स्वान नेटवर्क की तरफ से, उसकी कुछ फाइंडिंग्स मैं आपके सामने पेश करूंगा। और किसानों के बारे में सरकार कहती है कि उसने कुछ चमत्कार कर दिया है, इतना बड़ा तोहफा किसानों को दिया गया है जैसा उन्हें पहले मिला नहीं था, तो इसलिए उस पर भी हम बात करेंगे। तो इन 4 सवालों पे बात करेंगे और फिर बात करेंगे कोविड-19 के नंबर्स पे। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूं एक कविता से। मैंने 1 महीना पहले शायद शिकायत की थी, मैंने कहा था कि कहाँ है इस देश के कवि, कहाँ है इस देश के कलाकार, कहाँ है इस देश के कहानीकार, कहाँ है इस देश के फिल्मकार। कम से कम कवियों ने मेरी शिकायत दूर कर दी है भाई। पिछले महीने में मैंने इतनी नज़में, कविताएं, शेर पढ़े हैं, पेश भी किए हैं, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे शेयर भी किए हैं, जिससे भरोसा होता है कि हिंदुस्तान की आत्मा नहीं मरी है। हमारी कुर्सियों की जो भी हालत हुई हो, कम से कम आत्मा इस देश की जिंदा है, ये महसूस होता है। तो मैं शुरुआत करूंगा हमारे दोस्त दराब फारूकी की एक नज़्म से। आपको याद है वो जो शाहीन बाग पे कविता उन्होंने लिखी थी, मैंने बहुत बोला होगा उसके बारे में, बहुत जगह मैंने प्रचार प्रसार किया था, न जाने कितनी जगह मैंने खुद जा जाके वो पढ़ी थी, उनकी आवाज में सुनाई थी लोगों की। उसका नाम शाहीन बाग है, याद है वो कविता? वही दराब फारूकी हमारे दोस्त मुंबई में रहते हैं, उन्होंने मजदूरों के बारे में एक कविता लिखी है, जिसको पढ़ के मैं आज बातचीत की शुरुआत करना चाहता हूँ। कहते हैं मेरे पैरों में छाले हैं, मेरे पैरों के छालों में पानी है जो मैं पी नहीं सकता। जिंदगी आपके ही जैसी है मगर अब जी नहीं सकता। खुददारी के जो कपड़े थे, खुददारी मतलब आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुददारी के जो कपड़े थे वो शहर छोड़ आया हूं, दुख पहन के आया हूं, भुखमरी ओढ़ आया हूं। मैं शरीर अपना अपने पैरों पे ढो के लाया हूं, मरे बच्चे को अपने कंधे में पिरो के लाया हूं। याद है आपको, मैंने एक क्लिप एक अखबार की पेश की थी, आपके सामने शेयर की थी फेसबुक पे, जहां वो फादर, बच्चे का पिता कह रहा है फोटोग्राफर से, जर्नलिस्ट से कि मेरी फोटो मत लेना। क्यों? क्योंकि मेरे कंधे पे जो बच्चा है उसकी मौत हो चुकी है, और अगर आप फोटो छाप देंगे तो पुलिस मुझे रोक लेगी, मैं घर जाके इसका दाह संस्कार करना चाहता हूं। मैं शरीर अपना अपने पैरों पे ढो के लाया हूं, मरे बच्चे को अपने कंधे में पिरो के लाया हूं। मैं औरत हूं, बच्चा हूं, बूढ़ा हूं, बस इंसान नहीं। बस एक वोट हूं मैं, किसी का अरमान नहीं हूं। जैसे सड़क पे मरता इंसान बड़ी खबर हो नहीं सकता, डूबता मरता आदमी
आत्मनिर्भर हो नहीं सकता। मैं समझता हूं ये पंक्तियां प्रधानमंत्री जी को समर्पित है। डूबता मरता आदमी आत्मनिर्भर हो नहीं सकता। मजदूर था, तुमने सांस लेना भी मजदूरी कर दिया। तुमने ताले भी ऐसे डाले, मेरा मरना जरूरी कर दिया। देखते आना लाशों को जो पड़ी हर सड़क किनारे हैं। तुमने शहर से निकाला है हमें, गांव अब भी हमारे हैं। हम मजदूर हैं, कारीगर हैं, हम ही तो किसान हैं। तुम सिर्फ 5 साल हो, हम सदियों से हिंदुस्तान हैं। सलाम दरा भाई, तुम सिर्फ 5 साल हो, हम सदियों से हिंदुस्तान हैं। ये जो संदेश आपका है उन लोगों के लिए जो कुर्सी पर बैठे हैं, उन लोगों के लिए भी जो सदियों से हिंदुस्तान है, आज इस संदेश की हमें जरूरत है। और हम सबको, आपको, मुझे, हम सबको कोई तरीका ढूंढना है ये संदेश ले जाने का कि हम सदियों से हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान जागा हुआ है। कुर्सियां भले ही सो गई, ये कुर्सी वालों के लिए तो किसी ने कहा था ना कि ये कुर्सी है, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर जाओ। कई बार मेरा इन कुर्सी वालों से तो ये मन करता है कहने का कि भाई जनाजा तो नहीं है, उतर क्यों नहीं सकते? तुम उतर जाओ ना अगर कुछ कर नहीं सकते तो। लेकिन इस देश की आत्मा जिंदा है। गुलजार साहब ने 2 नज़में लिखी हैं। इस बीच हमारे दोस्त सतनाम मानक ने पंजाबी के अंदर कुछ गीत बनाए हैं। मैंने इससे पहले आपको विष्णु नागर जी की कविता पढ़ के सुनाई थी। मैंने कविता आपको बताई होगी, राजेंद्र राजन जी की पढ़ी थी, बोधिसत्व जी की कविता पढ़ के सुनाई थी। ऐसी बहुत कविताएं, नज़में, कई तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। उस सब के बारे में आपके सामने रखूंगा। बीच बीच में हमारे दोस्त प्रियदर्शन ने कुछ शेर लिखे हैं, लेकिन अभी इतने सारे, शुरू में ही इतनी कविता शेर का सिलसिला न कर दूं तो चर्चा शुरू करते हैं। मैंने कहा आज कई बातों पर करनी है बात। शुरुआत आज कोविड-19 के संख्या से नहीं करेंगे, आज अंत उससे करेंगे। शुरुआत करते हैं अमेरिका का काला सच। अब ये काला सच बड़े अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल होता है। काला शब्द को हमने कई बार इतना मैला बना दिया है कि जब काला सच का मतलब होता है, काले का मतलब घिनौना सच, बुरा सच, डर्टी ट्रुथ, जिसको छुपाया जा रहा है, ब्लैक ट्रुथ, डार्क ट्रुथ। लेकिन काला सुंदर हो सकता है, काला प्रिस्टीन हो सकता है, प्योर हो सकता है। तो आज अमेरिका का वो काला सच हुआ क्या? अमेरिका के एक शहर में एक पुलिस वाले ने एक काले व्यक्ति को पकड़ा क्यों? क्योंकि एक दुकान से उसको फोन आया था कि एक आदमी ने हमें $20 का नकली नोट दे दिया है। अब वो आदमी तो दे के निकल गया, कौन था किसी को पता नहीं, बस ये कि वो काला था, वो 6 फुट का आदमी था। बस इस आधार पे पुलिस ने 2 ब्लॉक दूर एक काले आदमी को पकड़ दिया और उसे पकड़ने के बाद जमीन पे डाल दिया, जैसा सामान्यतः अमेरिका में किया जाता है। और उसके बाद जो हुआ होनी बात थी कि अपने घुटने से उस पुलिस अफसर ने इस काले इंसान को, वो अपने आप में पहलवान है जिसको दबाया हुआ है, वो बॉडी बिल्डर है, वो एक बाउंसर का काम कर चुका है, चौकीदारी का काम कर चुका है, उस आदमी को दबा के उसकी गर्दन के ऊपर अपनी कोहनी रख के दबा के बैठा। और 5-10 सेकंड नहीं, 8 मिनट 25 सेकंड तक वो आदमी गर्दन को घुटने से दबा के बैठा हुआ है। और वो दबा हुआ आदमी, मिस्टर फ्लॉयड, कह रहे हैं, प्लीज प्लीज, आई कांट ब्रीथ, मुझे सांस नहीं आ रहा, क्या कर रहे हो? और ये बेरहम वाइट अफसर दबाए रखता है। बाकी 3 लोग अफसर, वहां पे पुलिस के लोग ऐसे टहल रहे हैं जैसे कुछ बच्चों का खेल हो रहा हो। और असली बात है कि ये घटना पड़ोस में खड़ी एक औरत अपने वीडियो पे रिकॉर्ड कर रही है। इससे ये खबर पूरे देश में फैली, पूरे दुनिया में फैली। वो एक वीडियो, उस वीडियो को देख के फिर तो जैसे अमेरिका में पूरा नासूर फूट पड़ा है। वहां की जो रेशियल इनइक्वालिटीज है, हर कदम पे रेशियल इनइक्वालिटी है अमेरिका के अंदर। जो लोग अमेरिका को एक सपनों का देश समझते हैं, वो सपने के पीछे क्या हकीकत है
वो आपको अचानक ऐसी किसी चीज से होता है, नकाब गिर जाता है, पर्दा गिर जाता है और नंगी सच्चाई आपके सामने आती है उस देश की जहां 200 साल बाद भी सिविल वॉर हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो रेशियल इनइक्वालिटीज हैं वो खत्म नहीं हुई है और सारे अमेरिका में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, व्हाइट हाउस के बाहर लोग आ रहे हैं, ट्रंप को आर्मी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ट्रंप बंकर के अंदर जा रहा है और ये प्रोटेस्ट हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कितने खूबसूरत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कल परसों मैं देख रहा था हजारों लोग जमीन पे लेटे हुए हैं 8.5 मिनट तक और बस सिर्फ एक कह रहे हैं, आई कैनॉट ब्रीथ, आई कैनॉट ब्रीथ। ये जो सांस नहीं ले पा रही है वो अमेरिका के ब्लैक्स नहीं, ये अमेरिका की सिविलाइजेशन है जो अपने आप को सभ्य कहती है। ये सभ्य सिविलाइजेशन सांस नहीं ले पा रही है। बहुत दिन बाद ऐसे प्रोटेस्ट के अंदर बहुत व्हाइट लोग भी दिखाई दे रहे हैं। अब व्हाइट ब्लैक को कैसे कहा जाए, इसके अंदर हिंदी भाषा में बड़ा वो रहता है। व्हाइट को तो गोरा कह देते हैं, गौरवंशी, क्योंकि गोरा हमारे यहाँ वैसे भी थोड़ा सुंदर शब्द माना जाता है। ब्लैक क्यों क्या कहें, काला, काला कहते ही हमारे मन में काला कलूटा कुछ नेगेटिव सी इमेजेस आती हैं। फिर अश्वेत कहना शुरू हुआ, लेकिन हमारे साथी ओम थानवी जी ने, बुजुर्ग ने बताया है, वरिष्ठ साथी हैं हमारे, कि भाई अश्वेत क्यों कहते हो, नॉन वाइट ये कोई मतलब हुआ? नॉन वाइट तो मैं भी हूं और उसको सिर्फ श्वेत से क्यों डिफाइन कर रहे हो? तो शायद हमें श्याम कहना चाहिए। श्याम हमारी कल्चर में वो काला है जो सुंदर है, कृष्ण श्याम है। तो ये श्याम वंशी है, जैसे वो गौर वंशी है तो ये श्याम वंशी है, श्याम वर्णी है। तो जो श्याम की प्रोटेस्ट है ये इस वक्त अमेरिका पे छाई हुई है। आर्टिस्ट, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स, पेंटर, फिल्म वाले लोग, बड़े बड़े सीईओ सब खुल के बाहर कि अमेरिका में मानो इस वक्त इम्तिहान हो रहा है कि आज तुम इस सवाल पे बोलोगे या नहीं बोलोगे, और नहीं बोलोगे तो तुम्हारा नाम उन लोगों में जाएगा जो इस वक्त चुप रहे। ट्विटर खुल के बोल रहा है, फेसबुक बच रहा है, फेसबुक उसके बारे में बोलने की बजाय कपिल मिश्रा के बारे में बोल रहा है, लेकिन आज अमेरिका में इम्तिहान हो रहा है। और इसका फायदा उठा कि अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, वो ऐसे में किंतु परंतु नहीं कर रहे, ऐसे में ये भी नहीं कह रहे कि नहीं नहीं कुछ गलत तो हुआ है, ऐसे में खुल के कह रहे हैं अरे ये दंगाई हैं, इन दंगाइयों को कंट्रोल करो, इन दंगाइयों पे गोली चलेगी, अगर लूटिंग होगी तो शूटिंग होगी, मैं आर्मी को बुलाऊंगा, मैं उसको बुलाऊंगा। और वहां डिफेंस सेक्रेटरी जो है, रक्षा मंत्री के बराबर हमारे यहाँ, उसने चिट्ठी लिख दी, उसने डिफेंस स्टाफ को, पूरे डिफेंस फोर्सेस के चीफ को चिट्ठी लिख दी, हम संविधान की सेवा के लिए हैं। इशारा ये था कि ये मिस्टर ट्रंप की सेवा के लिए हम नहीं बने, और कहता है कि हमारा संविधान कहता है फ्री स्पीच को डिफेंड करना है, यानी कि इन लोगों के खिलाफ फौज का इस्तेमाल नहीं करना। आप देखिए अमेरिकी समाज में बहुत कुछ सड़ा हुआ है, गला हुआ है, खराब है, लेकिन वहां कोई तो है जो लिख के कह सकता है अमेरिकी सरकार के लेटर हेड में, हमारे लोगों के खिलाफ गोली नहीं चलानी। ये लोग सच की बात कर रहे हैं। ये बात कहीं ना कहीं लोकतंत्र में आस्था देती है। पिछले 10 दिन से हिंदुस्तान के बड़े लोगों में भी फैशन चला है, क्योंकि जब साहब अमेरिका के अंदर फैशन चला है ब्लैक लाइव्स मैटर, तो हिंदुस्तान के बड़े लोग भी कह रहे हैं ब्लैक लाइव्स मैटर। तो उनको मेरे जैसे किसी ने याद दिला दिया कि भाई साहब वो 7000 किलोमीटर दूर ब्लैक लाइव मैटर ये कह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तो कुछ नहीं जाता ना। जरा इधर भी पलट के कह दो कि दलित लाइव्स मैटर, यहाँ पे भी कह दो कि माइनॉरिटी मैटर्स, मुस्लिम्स मैटर। जैसे अमेरिका में एक एक शख्स से इस वक्त सवाल हो रहा है कि इस वक्त तुम बोलते हो या नहीं, तुम बड़े आदमी हो, बड़ी औरत हो, इस वक्त अगर चुप हो गए तो तुम्हारे उस बड़ापन का कोई फायदा नहीं, छोटापन है। उसी तरह का सवाल इस वक्त हिंदुस्तान में भी पूछा जाना चाहिए। वो सवाल पूछा जा रहा है, उम्मीद है और कड़ाई से पूछा जाएगा, क्योंकि दूर के किसी देश के अत्याचार, इंटरनल चीजों के बारे में टिप्पणी कर देना सबसे आसान काम है। मैं वो आसान काम नहीं करना चाहता। वैसे भी मैं जिस परंपरा से आया हूं उनमें इन सवालों पे बोलना बहुत पुराना काम है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उन चंद पहले हिंदुस्तानियों में से थे जो कि अमेरिका गए थे ब्लैक मूवमेंट के साथ सपोर्ट करने के लिए। 1951 में, 1964 में 2 बार अमेरिका गए।
दोनों बार ब्लैक्स के साथ खड़े हुए, और 1964 में जब वो भारत में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, तो उन्होंने तो जाके एक सेग्रीगेटेड रेस्टोरेंट में एंटर किया, उनकी गिरफ्तारी हुई, और गिरफ्तारी के बाद जब अमेरिकी सरकार को पता लगा अरे हमने तो इंडिया के एक एमपी को गिरफ्तार कर लिया, वो माफी मांगने आए। तो राम मनोहर लोहिया ने उन्हें कहा था मुझसे मत माफी मांगो, ये न्यूयॉर्क में तुमने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लगा रखी है ना, उससे जाके माफी मांगो, जो बताता था कि तुम्हारी लिबर्टी कितनी ढोंगी है, कितनी झूठी लिबर्टी है तुम्हारी। इस बीच मैंने बड़ा सुंदर एक कार्टून देखा था जिसमें एक तरफ सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है और दूसरी तरफ ये अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से पूछती है क्यों, तुम्हारे यहां लिबर्टी के क्या हाल है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पलट के कहती है हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को, जो तुम्हारे यहां यूनिटी के हाल है वही मेरे यहां लिबर्टी के हाल है। ये बहुत बड़ा सच है। इस वक्त ये जो काला सच है, ये काला मतलब कुरूप नहीं, बदसूरत नहीं, काला मतलब सुंदर और काला, प्रिस्टीन ब्लैक, स्पॉटलेस ब्लैक, वो काला सच हमारे सामने है। और जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं लेफ्ट में कहा करते हैं लाल सलाम, इसलिए मेरी इच्छा होती है आज कहने को उन सब अश्वेत लोगों को, उन सब श्याम वर्णों को काला सलाम। दुनिया आपके साथ है, आप जो कर रहे हो बहुत बड़ा काम है इस वक्त, कि दुनिया को बदलने वाला काम। अमेरिका से पलट के आते हैं भारत चीन संबंध में। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से बड़ी जलेबी बन रही है अखबार के अंदर, भारत सीमा विवाद, भारत चीन और सीमा विवाद हो रहा है। इसके अंदर हमारे जनरल वहां जा रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, डिप्लोमेट बयान दे रहे हैं, और अखबारों में अजीब अजीब तरह की हेडलाइन लग जाती है। मैंने हिंदी के एक अखबार में 4 दिन पहले हेडलाइन देखी, भारत और चीन दोनों की सेनाएं पीछे हटी। मेरे को हंसी आने लगी है, क्या आप हेडलाइन लगा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है वहां पे? तो मैं सारी जलेबी काट के आपको मोटी बात बता देता हूँ हो क्या रहा है इस वक्त चीन भारत बॉर्डर। चीन भारत का बहुत बड़ा बॉर्डर है, वहाँ अरुणाचल प्रदेश से शुरू होता है और यहाँ लद्दाख तक आता है। उधर अरुणाचल प्रदेश वाले बॉर्डर पे फिलहाल कुछ समस्या नहीं हो रही है, हालांकि जैसा आप जानते हैं चीन पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है, कहता है। अभी फिलहाल विवाद वहाँ नहीं है, विवाद सिक्किम के पास वाले बॉर्डर पे है, पर वो बहुत छोटा सा विवाद है। असली विवाद जो लद्दाख वाला हिस्सा है उस पे हो रहा है। और मोटी बात, सिंपल फैक्ट्स आपको बता दूं, डिप्लोमेसी की भाषा में नहीं बोलूंगा क्योंकि वो बोलने में 1 घंटा लग जाएगा, और मुझे नहीं लगता ऐसी बातें जलेबी की तरह घुमा के क्यों कहनी चाहिए। सिंपल मोटी बात ये है कि चीन ने भारत के 40 से 60 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर कब्जा कर लिया है। अब कब्जा कैसे किया? ये इंडिया चीन का बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जैसा नहीं है कि उसके अंदर कोई फेंस लगी हुई हो या क्लियरली कम से कम बाउंड्री के मार्क लगे हुए हो। ये बाउंड्री है डिस्प्यूटेड बाउंड्री, और ये इलाका ऐसे है जहां 12 महीना आप खड़े नहीं रह सकते। वहां तो कोई इंसान छोड़िए, पक्षी वहां 12 महीना नहीं रह सकता। तो वहां होता सिर्फ ये है कि गर्मी के महीनों में दोनों फौजें जाती हैं और अपने अपने एरिया में पेट्रोलिंग करके वापस आ जाती हैं। ऑफिशियली बॉर्डर तय नहीं है, लेकिन दोनों की समझ है कि भाई यहाँ तक, इस नदी तक हम हैं, उस नदी की दूसरी पार तुम हो, ये घाटी हमारी है, उधर का पहाड़ तुम्हारा है, इत्यादि अंडरस्टैंडिंग है। बीच बीच में छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं कभी कभी, ये सब सामान्य चलता रहता है और सब गर्मी के महीनों में ही होता है। इस बार जो हुआ कि चीन की फौज ने अचानक 3 जगह, एक नहीं 3, और तीनों जगह आसपास नहीं है, तीनों जगह एक दूसरे से 1000 किलोमीटर के डिफरेंस में, 3 जगह पे अचानक चीनी फौज जहां थी उससे 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आगे बढ़ा है। और आगे बढ़ी नहीं, बढ़ के वहां लंगर डाल दिया, वहां कैंप बना लिए, बंकर बना लिए हैं, बैठ गई है चीनी फौज। फिर भारत को पता लगा, भारत की फौज को बाद में पता लगा, कारगिल में एग्जैक्टली यही हुआ था, भारत की फौज को बाद में पता लगा, पहुंचे तब तक वो लंगर डाल के बैठे हुए। तो पहली बात सिंपल याद रखिए, ये कोई 2 तरफ का डिस्प्यूट नहीं है, दोनों पार्टीज आक्रमण नहीं कर रही हैं, एक तरफा आक्रमण है। चीन की फौज ने एक तरफा तरीके से बिना वार्निंग, बिना किसी, और इनमें 1-2 इलाके तो है जिसके बारे में कभी विवाद ही नहीं रहा है, वहां पे आके अचानक कब्जा कर लिया है। गफलत, क्लियरली भारत की तरफ से आक्रमण नहीं है,
मगर भारत की तरफ से भयंकर भूल हुई है। हमारे फौज में, हमारे रक्षा मंत्रालय में, हमारे रक्षा मंत्री ने, पता नहीं किसने, लेकिन मामला तो रक्षा मंत्री तक जाना ही चाहिए, ये कहीं ना कहीं सो रहे थे। ऐसे में कब्जा हो गया है। कब्जा होने के बाद भारत सरकार ने सब कुछ किया है, फूफा की है, अपने दूसरे जवानों को भेजा है, लेकिन चीन जहां है वहां बैठा हुआ है आराम से। क्या भारत की फौज उन्हें खदेड़ सकती है? नहीं। चीन से पंगा लेना वो मामला नहीं है जो पाकिस्तान से पंगा लेना। पाकिस्तान के बारे में होता रहता है, आपने देखा होगा, टीवी स्टूडियो के अंदर 5 पाकिस्तानी आर्मी के जनरल को बैठा लेते हैं, उन सबको डॉलर से पैसा देती हैं टेलीविजन चैनल, और बैठा के उनको गाली देती हैं, दे गाली पे गाली, राष्ट्रवाद, हमारा भारत मजबूत होता है, इस तरह की वाहियात हरकतों से। भाई ये सब काम आप पाकिस्तान के साथ कर सकते हो, चीन के साथ करने की कोशिश करोगे ना, लेने के देने पड़ जाएंगे। और ये रियलिटी है इसमें। चीन कब्जा करके बैठा है और भारतीय पक्ष से हमारी सरकार बातें कितनी बड़ी बड़ी कर ले, कितनी छाती ठोक ले, हकीकत यह है कि भारत सरकार से कुछ करते नहीं बन रहा। दो बात कह सकते थे, या तो कह सकते थे कि भाई कब्जा कर लिया इन लोगों ने, बहुत बुरा लग रहा है, मौका आने पे हम इसको ठीक करेंगे। अब हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी कह रहे हैं नहीं नहीं विवाद है बॉर्डर पे, देखिए बॉर्डर पे वो ऐसा कह रहे हैं, हम ऐसा कह रहे हैं, वो वहां आए हैं जहां वो समझते हैं कि उनका बॉर्डर है। अरे यही भाषा कहने के लिए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू जी पे हमला किया था। नेहरू जी ने कहा था कि ये सीमा विवाद है, ये पहाड़ियां हैं जहां एक घास भी नहीं उगती, क्या फर्क पड़ता है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने और उस जमाने में राम मनोहर लोहिया ने बहुत बड़ा हमला किया था नेहरू जी पे कहने के। आज राजनाथ जी नेहरू जी वाली भाषा बोल रहे हैं, कह रहे विवाद है, चीन के लोग वहां आए हैं जहां वो समझते हैं कि उनका बॉर्डर है। भारत का रक्षा मंत्री ये भी नहीं कह रहा कि वो वहां आए हैं जहां हम समझते हैं कि हमारा बॉर्डर है, हमारी जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, ये नहीं कह रहे। और कह रहे हैं बातचीत होगी। बातचीत निश्चित ही होगी, क्योंकि बातचीत के अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। चीन के खिलाफ आप बंदूक नहीं उठा सकते, चीन भी अभी कोई बंदूक नहीं उठा रहा है, और चीन के खिलाफ लड़ने का तो ऑप्शन है ही नहीं आज की तारीख में। ऐसे में कहा जा रहा है बॉर्डर पे बातचीत होगी, बॉर्डर पे कल बात हो गई है, निकलना क्या था? कुछ नहीं निकलना, कुछ नहीं निकलेगा। मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद फैसला होगा, एक और मीटिंग होगी, दूसरी मीटिंग में क्या फैसला होगा कि एक और मीटिंग होगी। ना तो चीन वहां से उठेगा जहां है, ना भारत उठा सकता है चीन को इस वक्त। तो चीन कब्जा करके बैठ गया, ये सच्चाई है। लेकिन इसके बारे में मेरी एक समझ है जिससे मेरे ज्यादातर मित्र एग्री नहीं करते, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कह दूं, मैंने लिखा भी है लेख। मेरा अनुरोध है, मेरी मान्यता है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस गलती भारत सरकार से हुई है, इसमें कोई शक नहीं है आक्रमण चीन की तरफ से हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, ये हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान पे हमला है। लेकिन अभी मोदी सरकार को इस पे ना घेरा जाए। क्यों? क्योंकि देश इतनी बड़ी पब्लिक इमरजेंसी से गुजर रहा है, हेल्थ इमरजेंसी है, इकोनॉमिक इमरजेंसी है, और अगर ऐसे में सरकार का ध्यान उस पे चला गया और पूरे देश का ध्यान उस पे चला गया तो हमारी हेल्थ और इकोनॉमिक हालत जैसी है उससे भी गिर जाएगी। हकीकत है कि इस वक्त भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती। चीन के पास जितनी सामरिक शक्ति है, जितनी आर्थिक शक्ति है, और ऊपर से हमने अपने सारे पड़ोसियों से दुश्मनी मोल ली हुई है। नेपाल से हमने पंगा ले रखा है, पाकिस्तान से तो खैर है ही है, जो हमारे पुराने दोस्त होते थे बांग्लादेश और श्रीलंका, उनके साथ भी पंगा ले रखा है, वो भी हमसे नाराज बैठे हैं इस वक्त। तो एक पड़ोसी दोस्त नहीं है, चीन ऊपर से आके बैठा हुआ है। कर क्या सकती है भारत सरकार इस वक्त? लेकिन अभी उसको घेरा ना जाए। 6 महीने बाद संसद में इंक्वायरी होनी चाहिए, जैसे कारगिल के बारे में हुई, इंक्वायरी होनी चाहिए। डिफेंस फोर्सेस जरूर इसके करेंगी, और रक्षा मंत्री से पूछा जाना चाहिए, प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए। लेकिन इस क्राइसिस के दौरान मत कीजिए। इस क्राइसिस के दौरान अगर सरकार पे दबाव डाला गया तो सरकार को मजबूर होकर कुछ करना पड़ेगा वहां फ्रंट पे, और वहां जो कुछ भी होगा उससे देश को नुकसान होगा। वहां फ्रंट पे नुकसान होगा, क्योंकि चीन से पंगा लेना आसान काम नहीं है, और नुकसान होगा आर्थिक और हेल्थ के पक्ष में। तो मेरा अनुरोध है, सभी ऑपोजिशन पार्टी से अनुरोध है, इसको मुद्दा ना बनाइए, इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा पंगा, इसके ऊपर कोई अभियान, देश में सरकार से जवाब मांगेंगे इत्यादि, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। तीसरी बात जिसके बारे में बात करना चाहता था वो किसानों की है। सरकार ने कहा है कि किसानों के पक्ष में हम 3 बड़े कानून लेके आए हैं।
हर बार आपने देखा होगा हर हफ्ते सरकार कोई ऐतिहासिक घोषणा करती है। वो ऐतिहासिक घोषणा एग्जैक्टली वो होती है जो उससे 1 वीक पहले वो कर चुकी है, और वो 1 वीक पहले जो घोषणा हुई थी वो एग्जैक्टली वो होती है जो 3 महीने पहले हो चुकी है। किसानों के बारे में ये घोषणा तीसरी चौथी बार की जा रही है और कहा जा रहा है इतनी बड़ी ऐतिहासिक चीज किसानों के लिए कर दी गई है कि बस अब तो समझिए किसान खुशहाल। ये है क्या मामला? लंबी बात नहीं करूंगा, छोटे में आपको समझा देता हूं ताकि हम मुख्य दूसरी बातों पे जा सकें। सरकार ने कुल मिला के 3 कानून बदले हैं। इन तीनों कानूनों का कोविड से या किसानों के वर्तमान संकट से कोई मतलब नहीं। इन तीनों में से एक भी कानून ऐसा नहीं है जिसकी एक भी किसान संगठन ने मांग की हो। कम से कम आज के संदर्भ में तो किसी ने जिक्र भी नहीं किया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सरकार ने 3 बड़े कानूनों की घोषणा की है। पहला कानून है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर संशोधन करना, दूसरा है मंडी एक्ट एपीएमसी में संशोधन करना, तीसरा है ठेके पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ करना। ये जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है इसमें संशोधन क्यों किया गया है? सरकार का दावा है कि इससे पहले जमाखोरी के नाम पे व्यापारियों को कृषि उपज खरीदने से रोका जाता था। वो ज्यादा स्टॉक नहीं कर सकते थे। स्टॉक नहीं कर सकते हैं तो किसान को दाम नहीं दे सकेंगे। ऐसे में जो कृषि उत्पाद है उसका भाव जो है, क्रॉप्स का, फसलों का दाम गिरेगा। ये बात कुछ हद तक सही है। और अगर जैसे प्याज के दाम बढ़ते हैं उस टाइम सरकार कहती है कि हम छापा मारेंगे, गोदाम पे छापा मारेंगे। इसका मतलब है वो ज्यादा प्याज कभी खरीद के रखेंगे नहीं तो प्याज के दाम गिरेंगे। ये बात सही है, लेकिन इसमें 2 मामले हैं। पहला ये याद रखिए कि ये सरकार जो आज कह रही है कि हम एसेंशियल कमोडिटीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे एक्ट का, उसने अप्रैल के महीने में इस एक्ट का इस्तेमाल किया है। अचानक क्या हो गया? 1 महीने के अंदर आपका हृदय परिवर्तन हो गया। इससे पहले भी बजट में वित्त मंत्री ने कहा था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को हम अमेंड करेंगे। अप्रैल में इसको उसको एक्चुअली इस्तेमाल किया गया और मई में फिर हृदय परिवर्तन हो गया, कहा कि नहीं हम तो बदलेंगे। चलिए, हो गया हृदय परिवर्तन, अच्छा हुआ। लेकिन क्या इससे किसान को फायदा होगा? किसान को फायदा हो सकता है, होगा या नहीं ये इस पे निर्भर करता है कि जब किसी खाद्य पदार्थ के दाम बढ़े, जैसे प्याज के बढ़ते हैं, मान लीजिए गेहूं के बढ़े, मान लीजिए किसी दाल के बढ़े, उस वक्त सरकार क्या दाम को बढ़ने देगी या उस वक्त छापे मारेगी, उस वक्त एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का फिर इस्तेमाल करेगी? क्योंकि ये प्रोविजन सरकार ने अभी भी अपनी जेब में रखा है कि जब चाहे इस्तेमाल कर सकती है। तो देखना पड़ेगा, और इसका कंज्यूमर्स पे क्या असर पड़ेगा इसको भी देखना पड़ेगा। जो एपीएमसी एक्ट में परिवर्तन हुआ है उसके लिए सरकार का दावा है कि देखिए, जो एपीएमसी बनी थी अनाज मंडी, इन मंडियों को मोनोपोली मिल गई है और ये इसका मोनोपोली का इस्तेमाल करके किसानों से जरूरत से ज्यादा पैसा ऐंठते हैं और किसान के पास कोई विकल्प नहीं है कि वो कहीं और जाके बेच सके। सुनने में बात अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत क्या है? तो बात सही है कि एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने की जरूरत है। मंडियां कुछ ज्यादा शुल्क किसानों से लेती हैं, उसको खत्म कर दीजिए। वो करने के आपके पास 50 तरीके हैं। लेकिन भाई, इस देश में सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि मंडी किसान का शोषण कर रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मंडियां हैं नहीं, किसान को मंडी चाहिए। मैं प्रतापगढ़ में गया था 2 साल पहले हमारे सूखा वाले आंदोलन के दौरान। उन्होंने कहा साहब यहाँ तो सब्जी मंडी के अंदर धान बिकता है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? दिखाया उन्होंने, और वहां पे जो 1500 रुपए के अंदर धान बाकी जगह बिक रहा था वहां 900 रुपए का बिक रहा था, क्योंकि मंडी नहीं थी। तो किसान ये नहीं कह रहा कि मुझे मंडी के चंगुल से बचाओ, किसान तो कह रहा है मुझे मंडी दिलवाओ। ये देश के किसानों की समस्या है। और जो तीसरा एक्ट है जिसका चर्चा की जाती है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि जो ठेके पे खेती होती है उसको कानूनी दर्जा देना। फिर अपने आप देखने में बात सही लगती है, क्योंकि जो किसान ठेके पे टेनेंसी में काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे अभी कर रहा है, क्योंकि देश के बहुत बड़े इलाके में खेती एक्चुअली तो लोग जिसकी जमीन है वो तो आधे से कम कर रहे हैं। आधे से ज्यादा जमीन तो ठेके पे किसी को दे देते हैं, बटाई पे दे देते हैं, वो करता है। तो सरकार कहती है कि देखिए बटाईदार को फायदा हो जाएगा, उसका नाम लिखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में और कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा तो उसको बाकी चीजों के अंदर फायदा हो जाएगा। फिर सुनने में अच्छी बात लगती है, लेकिन क्या वास्तव में इसका फायदा बटाईदार को मिलेगा? क्या इसका फायदा ठेके पे जो कर रहा है उसको मिलेगा, या कि इसका फायदा उठाने के लिए कोई बड़ी कंपनी आएगी जो हजारों एकड़ को कॉन्ट्रैक्ट पे लेगी और वहां पे खेती करवाएगी? ये तीनों जो कानून है
इन तीनों के बारे में कुछ किसान के हितैषी लोग भी इसके बारे में काफी पॉजिटिव हो गए हैं। प्रोफेसर अशोक गुलाटी जैसे लोग जो किसान के हितैषी हैं, उन्होंने भी कहा है कि नहीं, बहुत अच्छे कानून है, बड़ा फायदा होगा इससे। मेरा अनुमान है, व्यवहार में आप देख लीजिएगा, इससे फायदा हो सकता है किसान का, लेकिन होगा नहीं। फायदा होगा सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियों का। ये कंपनियों को, ट्रेडर्स को और इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर वो होती है जहां कोई एक कंपनी 10,000 एकड़ जमीन ले लेती है, फिर उसके ऊपर खेती करवाती है। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर शुरू होगी, इससे छोटे किसान का कोई फायदा नहीं होगा। कोरोना की आड़ लेके छोटे किसान के कंधे पे रख के जो बंदूक चला रहा है वो कंपनी है, वो किसान नहीं। चौथी बात जिसके बारे में चर्चा आपसे करनी है वो मजदूरों की स्थिति है। मजदूर सड़क पे दिखाई नहीं देते, अब उनकी टीवी पे फुटेज नहीं आ रही है और हमने मान लिया है कि इसलिए स्थिति बेहतर हो गई है। उन मजदूरों की बात करते वक्त मैं आपको हमारे साथी प्रियदर्शन जी का एक छोटी सी नज़्म है, बीच में उन्होंने लिखी है ट्विटर पे। दरअसल ये मुल्क हमारा है साहब, है ना आपको दरा फारूकी की पंक्तियां, हमेशा ये सदियों से हम ही हिंदुस्तान है, तो ये भी कहते हैं दरअसल ये मुल्क हमारा है साहब, हमने इसे श्रम से संवारा है साहब, हिमालय ने हमको प्यार से पाला है, रगों में गंगा जमनी धारा है साहब, तुम फकत वेद पुराण पर अटके रहो, फकत मतलब ले केवल सिर्फ, तुम फकत वेद पुराण पर अटके रहो, हड़प्पा तक अपना पसारा है साहब, तारीख से खिलवाड़ तुमको मुबारक, तारीख मतलब इतिहास, तारीख से खिलवाड़ तुमको मुबारक, हमें तो तहजीब का सहारा है साहब। प्रियदर्शन मेरे प्रिय लेखक कवियों में से एक, आपने बात कही। तो उस मजदूर को जो कहता है कि देश को संवारा है, उस मजदूर की स्थिति क्या है? ये जो नेटवर्क है स्वान, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, स्ट्रैंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क, उसने एक तीसरी रिपोर्ट निकाली है। इसने अब तक 2 रिपोर्ट पहले निकाली थी, दोनों रिपोर्ट मैंने आपके सामने पेश की थी। वो रिपोर्ट क्या बता रही है कि अप्रोक्सीमेटली 80% मजदूरों को इस लॉकडाउन के दौरान राशन नहीं मिला था, 70% को कोई फ्रेश खाना नहीं मिला था, 90% को उनकी कंपनी ने, मालिक ने, ठेकेदार ने कोई तनख्वाह नहीं दी थी, और बहुत से थे जिनकी जेब में 100 रुपया भी नहीं था। ये सब रिपोर्ट मैं आपको 2 बार पेश कर चुका हूं। अब उनकी एक तीसरी रिपोर्ट आई है, और वो तीसरी रिपोर्ट लोगों से बात कर रही है उस वक्त जबकि वो वापस पहुंच रहे हैं, उनको फोन करके अब उनसे लेटेस्ट पूछा गया कि अब आपकी स्थिति क्या है। इन्होंने 1963 को 2000 लोगों से शायद बात की है, उनसे बात करके पूछा कि कहाँ हैं, तो 1/3 हैं जो कि वापस चले गए हैं, 1/3 लोग वापस चले गए। कितने में से 1/3 हम जानते नहीं, लेकिन अगर निर्मला सीतारमण जी की बात माने, उन्होंने कहा था 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स हैं, तो इसका मतलब है उनमें से 2.5 करोड़ किसी तरह वापस चले गए हैं। कैसे गए हैं? जो वापस गए हैं उनमें से 44% को बसें मिली हैं, 39% को ट्रेन मिली है। याद रखिए, बसों वाले बहुत ज्यादातर वो हैं जो उसी राज्य के अंदर माइग्रेट कर रहे हैं, इंटरस्टेट माइग्रेंट्स नहीं है। ये तो हो गए 83%। बाकी 17% कैसे गए? 11% गए हैं ट्रकों पे किसी तरह इंतजाम करके, और 6% गए हैं पैदल। 6% छोटा आंकड़ा लगता होगा, लेकिन 2.5 करोड़ का 6% कितना हुआ? अंदाजन 16 लाख लोग, ये पैदल चल चल के लोग जो गए हैं, 16 लाख लोग गए। ये तो पहला अनुमान है, सच्चाई कितनी बाद में निकलती है, हो सकता है इससे बहुत बड़ा आंकड़ा निकलेगा। ये हमारी सभ्यता पे एक तरह की टिप्पणी है। पैसा कहाँ से आया, किसने पैसा दिया? ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि हमने अपनी जेब से पैसा दिया। कितना पैसा दिया? लोन लेके दिया, 2 से 5,000 तक का लोन दिया 48% लोगों ने, 30% लोगों ने 5,000 से भी ज्यादा का लोन दिया। मतलब कुल मिला के 78% लोगों ने लोन लिया है, पैसा वापस लिया। और ये लोन आप मेरी तरह 10-12% का लोन नहीं होता, ये लोन आमतौर पे 1 महीने में 3-4% का लोन होता है, यानी कि 50%, 60% इंटरेस्ट के ऊपर लिया जाता है। ये स्थिति है। रिपोर्ट बताती है कि 55% वर्कर्स हैं जो घर वापस जाना चाहते हैं, और
जो अभी बचे हुए हैं उनमें से 55% हैं जो वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि इनमें से 3/4 के पास अब भी कोई रोजगार नहीं है। ये रियलिटी है। इस वक्त स्वान की रिपोर्ट है, आप जाइएगा स्ट्रैंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क, इनकी वेबसाइट, इनकी फेसबुक, इनके ट्विटर पे जाके देखिए, रिपोर्ट शेयर कीजिए, क्योंकि ये रिपोर्ट हमारे आने वाले इतिहास का एक पहला ड्राफ्ट है। एक इतिहास का जब 2020 के हिंदुस्तान के बारे में लिखेगा तो वो इस सच्चाई को दर्ज करेगा जो हम आज देख रहे हैं। तो मैं चाहता था कि हम सब इसके बारे में वाकिफ रहें। आखिर में 5वीं बात, वो कोरोना की संख्या के बारे में। ये बात मैंने आज आखिर में इसलिए रखी है कि कई इसमें महत्वपूर्ण रिपोर्ट हैं, कई आंकड़े हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और क्या किया जाना चाहिए। जैसा मैंने शुरू में ही कहा, आज पहली बार 10,000 का आंकड़ा पार हो गया है। आज हिंदू की रिपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि हिंदू में डेटा काफी समझदारी से, सावधानी से वो लोग दे रहे हैं, हिंदू की रिपोर्ट के हिसाब से कल 10,313 केस ऐड हुए। सो एडिशनल न्यू केसेस 10,313। टोटल केसेस कितने हो गए हैं? अंदाजन 2.5 लाख पहुंच गए हैं। 2,46,520, 2,46,520, यानी कि दुनिया में अब हम 5वें नंबर पे पहुंच गए हैं। हमसे आगे कौन है? यूएस है, जिसमें कोई 19 लाख केसेस हैं, ब्राजील में 6 लाख से ज़्यादा हैं, रूस में 5 लाख के करीब केसेस हैं, इंग्लैंड हमसे थोड़ा सा आगे है, 2.25 लाख के करीब पे है। पर डे केसेस में अब हम नंबर 3 पे आ गए हैं, यानी कि बढ़ रहे हैं बड़ी तेजी से। अभी भी ब्राजील और यूएस में कोई 20,000 से ज़्यादा केसेस पर डे हैं, तो वो हमसे आगे हैं। लेकिन उसके बाद नंबर हमारा ये रूस से ज़्यादा, रूस में कुल मिला के संख्या हमसे ज़्यादा है, लेकिन रूस और इंग्लैंड दोनों से पर डे केसेस हमारे ज़्यादा हैं, यानी कि बहुत जल्दी इंग्लैंड को तो हम लगता है 5-7 दिन में क्रॉस कर लेंगे, और बाद में रूस से भी आगे हम निकल सकते हैं, ऐसी संभावना फिलहाल दिख रही है। 2 और देश हैं, पेरू और चिले, जहां बहुत तेजी से संख्या बढ़ रही है, लेकिन पेरू और चिले भारत के नजदीक नहीं आ सकते क्योंकि इनकी कुल मिला के जनसंख्या बहुत छोटी है, तो ये कहीं रुक जाएंगे। जो सवाल हम सबके मन में रहता है कि अगर ये है तो संख्या कितनी होगी। इसके बारे में मैं आपके सामने कुछ विद्वानों की स्टडीज पेश करना चाहता था। याद है, कोई 2 महीना पहले मैंने आपके सामने एक इंडो यूएस कोई एक टीम थी जिसके आंकड़े पेश किए थे, और मैंने बताया था कि आंकड़े बहुत रिलायबल लग नहीं रहे हैं। इस बीच तमाम इंडियन साइंटिस्ट ने मिलकर एक टीम बनाई है, इंडियन साइंटिस्ट रेस्पॉन्स टू कोविड-19, ISRC, इंडियन साइंटिस्ट रेस्पॉन्स टू कोविड-19। कोई 500 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं, और आपको ध्यान होगा बार बार मैं इस बात को कहता रहा हूं कि हिंदुस्तान की साइंस को आप अंडररेट मत कीजिए। बहुत बढ़िया, दुनिया के बहुत शानदार डॉक्टर्स हमारे यहाँ हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हमारे यहाँ हैं, स्टैटिस्टिशियंस हमारे यहाँ हैं। हमारी संस्थाओं की हालत खराब हो, लेकिन हमारे विद्वानों की हालत खराब नहीं। तो इन लोगों ने मिलकर एक स्टडी की है, और ये बार बार बहुत रूटीनली, इनकी वेबसाइट पे आप जाके देखिएगा। इस वेबसाइट पे, और हाल ही में एक लेख भी आया है, पिनाकी चौधरी जी और गौतम मेनन, इन दोनों ने मिलकर लेख लिखा है जो कि इस स्टडी के ऊपर आधारित है। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, आपको बहुत कुछ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, और साधारण लोग जिस सूचना का इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी आपको मिलेगी। इनके निष्कर्ष क्या है? पहला और सबसे बड़ा निष्कर्ष जो इनका है वो ये है कि जितने सरकारी आंकड़े रिपोर्ट किए जा रहे हैं, वास्तव में उससे कम 20 गुना ज्यादा केसेस हैं। यानी कि अगर सरकार आज कह रही है कि भाई 2.5 लाख केसेस हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख के करीब ऑलरेडी हैं। कुछ केसेस में शायद सरकार झूठ बोल रही है, कुछ केसेस में पेशेंट झूठ बोल रहे हैं, और कुछ केसेस में उन्हें पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसमें से 70% लोगों को पता भी नहीं लगता कि उनको कब बीमारी हुई और कब चली गई। तो कैसे रिपोर्ट करेंगे? दूसरा ये कि अगर आपको बुखार है 2-3 दिन से, और अगर आप जाना चाहते हैं, तो टेस्ट तो हो नहीं रहा। प्रैक्टिकली देश की ज्यादातर सरकारों ने ये बना रखा है। दिल्ली के अंदर तो मैंने डायरेक्टली अभी कुछ पूछा है पिछले 2-3 दिन में कि आप बताइए, आपका किसी कोविड के पेशेंट से आपका कांटेक्ट हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं तो साहब आपका टेस्ट नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? बीमार है भाई, टेस्ट क्यों नहीं होगा? नहीं होगा। तो सरकारें टेस्ट नहीं कर रही है। टेस्ट क्यों नहीं कर रही है? ये खबर गुजरात से भी आ रही है, ये खबर तमिलनाडु से भी आ रही है, ये खबर दिल्ली से भी आ रही है।
सरकार जानबूझ के टेस्ट करने से रोक रही है। दिल्ली सरकार ने कई लैब्स को कोई ना कोई एक खामी निकाल के कह दिया ये लैब अब टेस्ट नहीं करेंगी। जिस वक्त पूरे शहर में दनादन केसेस बढ़ रहे हैं, ऑफिशियली दिल्ली का आंकड़ा कोई 20-22 हजार के करीब है, लेकिन अगर इस रिपोर्ट को हम माने तो कम से कम दिल्ली में कोई 2 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित होंगे। ये तो मैं सिर्फ 10 का आंकड़ा लगा के कह रहा हूं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जहां शहर में 1000 से ज्यादा केसेस हो रहे हैं ऑफिशियली रिकॉर्डेड, वहां वास्तव में हर रोज 15-20 हजार केसेस हो रहे हैं। सरकार के हिसाब से हॉस्पिटल्स में जगह है। दिल्ली सरकार ने पहले दावा किया था कि हमारे पास 30,000 लोगों को एक साथ ट्रीट करने की गुंजाइश है। ये दिल्ली सरकार का 7 अप्रैल को दावा किया हुआ है। वी आर प्रिपेयर्ड फॉर 30,000 टू हैंडल 30,000 एक्टिव केसेस। इस वक्त कितने हैं? दिल्ली में एक्टिव केसेस इस वक्त सिर्फ 16,000 है और अभी से दिल्ली हाँफ रही है। लोग भाग रहे हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है। सरकार कह रही है हॉस्पिटल में जगह है, सब अस्पताल, सरकारी अस्पताल भी कह रहे हैं हमारे पास जगह नहीं है, जाओ यहां से भागो। और सरकार कह रही है नहीं सब कुछ ठीक है। यही बात हमने अहमदाबाद में देखी, यही रिपोर्ट हमें चेन्नई से आ रही, यही रिपोर्ट्स मुंबई से आ रहे थे। तो यानी कि हमारा हेल्थ सिस्टम तैयार नहीं है। तो ये आर्टिकल जिसका मैं जिक्र कर रहा था, पिनाकी चौधरी और गौतम मेनन का आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। ये आर्टिकल पहली बात कहता है कि हमारे देश में कम से कम 20 गुना ज्यादा केसेस हैं जो अनडिटेक्टेड हैं। अनडिटेक्टेड इसीलिए हैं कि या तो पेशेंट को पता नहीं लगा, या पेशेंट गया तो उसको टेस्ट नहीं करवाने दिया गया, या डर के मारे उसने सोचा यार बड़ी बदनामी हो जाएगी, सिर्फ बुखार ही है ना, बुखार झेल लेता हूं, बदनामी कौन झेलेगा उसके बाद में। ये सब हो रहा है ना, इसलिए 20 गुना ज्यादा केसेस इस वक्त हैं। यानी कि सरकार कह रही है 2.5 लाख, एक्चुअल केसेस 50 लाख के करीब ऑलरेडी हैं। ये इनका पहला दावा है, यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। लॉकडाउन से फायदा हुआ या नहीं, इसके ऊपर बहुत बहस होती रही है। ये आर्टिकल उसके बारे में भी कहता है। आपको ध्यान होगा मैं पहले दिन से कह रहा हूं लॉकडाउन से फायदा हुआ है, इस बात से इंकार नहीं करना चाहिए। सवाल सिर्फ ये है कि लॉकडाउन से कितना फायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है इकोनॉमी को, और फायदे और नुकसान का हमें बैलेंस करके देखना है कि फायदा ज्यादा है नुकसान ज्यादा। बीच में सरकार ने दावा किया था कि लॉकडाउन की वजह से 1 लाख से ज्यादा जान बच गई जाने से। वो किसका था? कोई एक विदेशी ग्रुप है, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, उसने अनुमान लगाया था। वैसे मुझे जरा ऑड लगता है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, लेकिन जब भी आंकड़े देते हैं, आंकड़े हमेशा विदेशी देते हैं। इनके सारे फाइनेंस मिनिस्टर दिन रात वो कहते हैं हमारी ईज ऑफ बिजनेस इंडेक्स, जो कि शिकागो में की जाती है, जो कि ऑक्सफोर्ड में की जाती है, हमने कितना अच्छा लॉकडाउन किया, इसकी ऑक्सफोर्ड के इंडेक्स देखेंगे। सारे आंकड़े विदेशी देते हैं, भारत के आंकड़े नहीं देखते। तो एक विदेशी संस्था ने कहा था कि 1 लाख से ज्यादा जान बच गई, और इसको सरकार ने बड़ा गाजे बाजे के साथ पेश किया था। यह रिपोर्ट बहुत केयरफुली सारे डेटा का विश्लेषण करके हमें बताती है कि हाँ, लॉकडाउन से फायदा हुआ है, लेकिन इंडियन साइंटिस्ट रेस्पॉन्स टू कोविड-19 ग्रुप जो है, ISRC ग्रुप, ये कहता है कि कुल मिला के 8,000 से लेके 32,000 के बीच में फायदा हुआ है, जान बची। अब तक देश में कुल 6,000 के करीब मैंने आपको बताया था लोग रहते हैं, यानी कि लॉकडाउन से फायदा हुआ है। आज 6,000 है, अगर लॉकडाउन ना होता तो 14,000 भी हो सकता था, 25-30 हजार भी हो सकता था। तो लॉकडाउन से जानें बची है, मगर क्या परमानेंटली बची है या कि सिर्फ डेफर किया है? हमने मुसीबत को कुछ महीना टाला है, मुसीबत तो आएगी। और इसके बारे में ये रिपोर्ट एक आग्रह सरकार से करती है, वो ये कि आप आंकड़े को ट्रांसपेरेंट कीजिए। तो भविष्यवाणी ये नहीं करते, लेकिन सिर्फ सरकार से कहते हैं कि आप ट्रांसपेरेंट कीजिए। इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए मैंने एक अनुमान लगाने की कोशिश की कि भाई कहां तक ये मामला पहुंचेगा। सरकार कहती है 2,46,000 और आज तारीख है 7 जून, 10,000 केसेस शुरू हो गए हैं। कुछ 2-4 दिन के अंदर बढ़ के 12,000 पर डे शुरू हो जाएंगे। तो आप मान लीजिए मोटा मोटी कि 15 जून तक आते आते हमारे यहाँ 3.5 लाख केसेस हो जाएंगे। रफली मैं पिछले कुछ दिनों से यही कह रहा हूँ, 15 जून को 3.5 लाख के करीब केसेस हमारे हाथ में होंगे। अब आप समझिए अगले 15 दिन में डबल हो जाता है। इस वक्त 15 दिन के करीब पे डबल हो रहा है केसेस। तो 30 जून को
7 लाख हो जाएंगे। अगली बार आप समझिए 15 नहीं 16 दिन में डबल हो जाता है, सिचुएशन थोड़ा इंप्रूव हो रही है, तो आप समझिए 16 जुलाई को 14 लाख हो जाएंगे केसेस। फिर थोड़े से ज्यादा दिन स्थिति थोड़ी सी बेहतर होती है, 17 दिन के अंदर इंप्रूव होता है, डबल हो रहा है तो 28 लाख, और अगस्त के आखिर तक 56 लाख। उसके बाद आप कहिए 20 दिन में डबल होता है, स्पीड स्लो हो गई है, तो 1 करोड़ 12 लाख हो जाएंगे 10 सितंबर तक। और 10 अक्टूबर तक अगर स्पीड और भी स्लो हो जाए, मैं मान के चल रहा हूं कि उसके बाद ढलाव शुरू हो गया, ढलान में भी केसेस तो बढ़ेंगे, तो तब 1 महीने में अगर डबल होता है तो 2 करोड़ 25 लाख के करीब केसेस पहुंचेंगे। यानी कि हम अक्टूबर के महीने तक 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएंगे ऑफिशियली रिकॉर्डेड स्टैटिस्टिक्स का। लेकिन अगर ये इंडियन साइंटिस्ट रेस्पॉन्स टीम की मानी जाए और इनकी बात, इनका कहना है कि ऑलरेडी 50 लाख हैं, और अगर उसके आधार पे मैं अनुमान लगाऊं कि भाई मामला सितंबर के महीने तक क्या पहुंचेगा, तो सितंबर अक्टूबर तक पहुंचते पहुंचते हम हो सकता है 50 करोड़ के करीब केसेस तक पहुंच जाए। बहुत अजीब बात लगेगा, बहुत बढ़ा चढ़ा के बात को कह रहे हैं, लेकिन ये बात दरअसल इतनी बढ़ी चढ़ी है नहीं, क्योंकि मोटे तौर पे अनुमान ये है कि अब ये बीमारी जिस तरह से फैल गई है, अब इसको रोकना, इस रायते को समेटना किसी के बस में है नहीं। हाँ, ये जरूर है, जिन जिलों में बहुत कम केसेस हैं और पहले से ही लोग सतर्क हैं, वहाँ ट्रेसिंग, ट्रैकिंग सब किया जाए तो हो सकता है उन जिलों में बहुत धीमे धीमे फैले, वहाँ हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, पुणे, चेन्नई, इन सब जगह बिल्कुल फैल चुका है, अब यहाँ कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। और अब ले दे के एक ही उम्मीद है कि जब ये हमारे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन में फैल चुका होगा, तो उसके बाद आप इसको, क्योंकि जिस व्यक्ति को एक बार बीमारी हो गई वो उसके बाद उससे मुक्त हो जाता है, इम्यूनाइज हो जाता है, उसके बाद उससे बीमारी होती नहीं है। तो अब ले दे के उम्मीद सिर्फ यही है कि भाई जब सारे ज्यादातर लोगों को हो जाएगा तो आप किसको इन्फेक्ट करोगे, इसको हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो कुछ इस तरह की स्थिति होगी, यानी कि आज की तारीख में संभावना यही है, आशंका यही है कि अब ज्यादातर हिंदुस्तानियों को ये बीमारी देर सवेर होगी। आपको ध्यान होगा कई साइंटिस्ट, कई एपिडेमोलॉजिस्ट पहले दिन से ये बात कह रहे थे, जिनकी बात उस वक्त सुनी नहीं गई। वो कह रहे थे कि अब आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, होगी तो जरूर, आप सिर्फ यही कर सकते हो कि आप थोड़ा सा डेफर कीजिए, डिले कीजिए, ट्रीट करने की कैपेसिटी अपनी बेहतर बनाइए, और लोगों को टेस्ट, ट्रेस और ट्रीट, ये काम आपको दनादन करना चाहिए। ये काम करने में लगता है ढील हो गई। इसके बारे में एक और खबर है जो कि आज हिंदू के मुख्य पृष्ठ पे भी छपी है। एक और साइंटिफिक स्टडी है जो कि आज छपी है अखबार के अंदर। ये स्टडी है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जो भारत सरकार का एक सेंटर है, उसके 2 वैज्ञानिकों की स्टडी है, श्री एस.के. जैन और तेंजिन टिकिन, इन दोनों की स्टडी है। ये कह रहे हैं कि इसका जो रिप्रोडक्शन नंबर होता है, यानी कि एक व्यक्ति जिसको बीमारी हो जाए वो कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, ये नंबर लॉकडाउन से पहले बहुत ज्यादा हो गया था, 2.5, यानी कि एक व्यक्ति को बीमारी होती तो 2.5 लोगों को बीमारी लगाता। लॉकडाउन के दौरान ये नंबर कम होना शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद अपने आप बढ़ा है, 1.8 पे खड़ा है। और अगर ऐसा है तो ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ेगी। मतलब ये है कि कुल मिला के साइंटिस्ट अब ये कह रहे हैं कि देखिए, पहला लॉकडाउन तो हमें समझ आता है क्यों किया गया, लेकिन उसके बाद के लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं हुआ, ना तो आपकी हेल्थ सुधरी और इकोनॉमी डूब गई, सो अलग, ना माया मिली ना राम, कहते हैं ना, ये हुआ है। लॉकडाउन से कुछ डेथ्स प्रिवेंट हुई हैं, लेकिन वो प्रिवेंट हुई हैं या सिर्फ डेफर हुई हैं हम नहीं जानते। अप्रैल के महीने में मौत होने की बजाय अक्टूबर के अंदर होगी, यही फायदा हुआ है, या कि एक्चुअली जान बची है, ये हमें सोचना है। तो क्या किया जा सकता है, इसके कुछ सुझाव के साथ मैं इस बातचीत को पूरा करूंगा। आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर जरूर दूंगा। आपके जो प्रश्न आप भेज दीजिएगा। क्या करना चाहिए, नंबर 1, और ये बात हर साइंटिस्ट कह रहा है, और इंडियन साइंटिस्ट ग्रुप तो बिल्कुल हाथ जोड़ के कह रहा है, प्लीज ट्रांसपेरेंट डेटा कीजिए।
डेटा को रिलीज कीजिए, छुपाइए नहीं, दबाइए नहीं। ये जो घटनाएं हो रही हैं चारों तरफ, और दुर्भाग्य की बात यह कि दिल्ली में भी हो रही हैं, हमारी नाक के नीचे घटनाएं हो रही हैं। सरकार बीमारी को कंट्रोल करने की बजाय आंकड़ों को कंट्रोल करने में लगी है, और इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, सब तरफ इंस्ट्रक्शन है कि नहीं, रिकॉर्ड नहीं करना। और सिर्फ दिल्ली को मैं दोष नहीं दे रहा, ये खबर मेरे पास पंजाब से भी आ रही है, ये खबर मुंबई से आई है, अहमदाबाद के अंदर तो ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था, कुछ साथियों ने बताया चेन्नई से भी ये खबर आ रही है। इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं कि नहीं, रिपोर्ट नहीं करना। डॉक्टर्स को हो जाता है तो कहा जा रहा है कि चुपचाप से छुट्टी ले लो, पर यह मत कहो कि तुम बीमार हो, छुट्टी दे देंगे कोई बात नहीं, बीमारी मत रिपोर्ट करना। और जो जहां तक हो सके केसेस को रिकॉर्ड नहीं करना है। दिल्ली के डॉक्टर्स ने मुझे फोन करके कहा कि बताइए, हमें पेशेंट का ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन का कोविड से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऑपरेशन से पहले मुझे पेशेंट का कोरोना वायरस टेस्ट तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं उस पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में कैसे ला सकता हूं अगर उसके पास उसका कोरोना वायरस है तो। और वैसे भी कोरोना वायरस है तो वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी कमजोर हो चुका होगा। लेकिन सरकार का फतवा है कि आप किसी और पेशेंट का टेस्ट नहीं कर सकते, एसिम्प्टोमेटिक, जिस पेशेंट के आपको साफ साफ लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हो, आप उसका टेस्ट नहीं करेंगे। भाई टेस्ट नहीं करेंगे तो हम एडमिट कैसे करेंगे? गंगाराम हॉस्पिटल के साथ क्या झगड़ा होगा? गंगाराम हॉस्पिटल के सरकार कहती है 80% बेड आप कोविड के लिए दे दो, ठीक है दीजिए, बहुत अच्छी बात है, मैं इस सब कदमों का समर्थन करता हूं। बाकी 20% सामान्य केसेस आएंगे, कैंसर के आएंगे, वो सब आएंगे। तो अस्पताल कहता है कि भाई किसी भी पेशेंट को, चाहे उसकी टांग टूटी हो, एडमिट करने से पहले हम उसका कोरोना टेस्ट करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने बाकी 20% जो है वहां पे भी इस बीमारी को फैला दें। सरकार कहती है नहीं, आप टेस्ट नहीं कर सकती, है तो आईसीएमआर की गाइडलाइंस के खिलाफ है। आप बताइए कैसे होगा ये सब चीजें? ये देश भर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और उससे बहुत भारी समस्या पूरे देश में इस वक्त फैल रही है। चारों तरफ डेडलॉक हो रहा है। तो पहली बात, सरकारों से अनुरोध, जिसको कहते हैं करबद्ध अनुरोध है, कृपया डेटा को रिलीज कीजिए, टेस्ट कीजिए। टेस्ट में शुरुआत में बहुत नंबर्स आएंगे, कोई बात नहीं, केरला वालों ने किया, शुरू में बहुत नंबर्स आए, बड़ा लोगों ने हंसी की, अरे केरला में सबसे ज्यादा हो गया, ये है वो है। जल्दी कंट्रोल आ गया क्योंकि उन लोगों ने टेस्ट किया, ट्रेस किया, ट्रैक किया, ट्रीट किया, खत्म हो गया। केरला देश का एक मॉडल बन गया है। तो अगर 10 दिन तक खबर आती है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा केसेस हैं, तो इससे कोई दिल्ली सरकार की हिट ही नहीं हो जाएगी। कंट्रोल कर लीजिएगा तो दुनिया के अंदर मॉडल बनेगा कि आपने कंट्रोल किया है। तो पहली बात, इसको ट्रांसपेरेंट कीजिए। दूसरा, इसका तरीका यही है, ट्रेस, ट्रैक, ट्रीट। एक एक पेशेंट जिसका पता लगता है, फिर पता कीजिए कि उसका किस किस से संपर्क हुआ था, उन सब का भी टेस्ट कीजिए, क्वारंटाइन कीजिए, उनको रखिए, नहीं तो आप इसका इलाज कर ही नहीं सकते। और दुनिया भर का एक्सपीरियंस ये दिखा रहा है कि जिन्होंने टेस्ट, ट्रेस, ट्रैक, ट्रीट ये सब किया है, वो लोग सफल हुए हैं, जिन्होंने नहीं किया है उनकी मुसीबत बढ़ी। तो ये करना चाहिए। तीसरा, जिन इलाकों में, खासतौर पे गांव में अभी भी ये बीमारी फैली नहीं है, और कई इकोनॉमिस्ट और हेल्थ साइंटिस्ट लोगों ने एक सिंपल सुझाव बताया है कि गांव में एक आशा वर्कर होती है जिनका काम होता है कि लोगों के स्वास्थ्य को देखना। क्यों ना 2 आशा वर्कर अपॉइंट कर दिए जाए और उनको कहा जाए कि पूरे गांव में कितने लोग आपके एक आशा वर्कर के पास, कोई 1000-2000 लोग होते हैं, 200-400 फैमिली होती है, तो आप उन सब लोगों का सर्वे करके सबका टेम्परेचर देखना है, सबकी थोड़ी सी हिस्ट्री नोट करनी है, देख लीजिए कि उसमें पॉसिबल केसेस कौन है, और उनको अलग से करना, उनको आइसोलेट करना, ये सब काम शुरू कर दीजिए। अगर ये काम आज भी हो जाए, और ये करने के लिए मुश्किल से 10-15 दिन लगेंगे, तो आज भी देश के गांव को इस बीमारी से काफी हद तक बचाया जा सकता है। ये सुझाव है जिसके ऊपर गौर करना चाहिए। सुझाव ये भी है कि हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव किया जाए। अभी भी देश के अंदर दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा, दिल्ली सरकार ने दावा कर दिया था 30,000 एक्टिव केसेस को हैंडल करने के लिए हम तैयार हैं। ये दावा 2 महीने पहले किया गया था एग्जैक्टली,
और आज 16,000 पेशेंट्स हैं दिल्ली के अंदर एक्टिव, और दिल्ली हाँफ रही है। दिल्ली में बेड नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। ये सिर्फ दिल्ली सरकार की बात नहीं कर रहा, कल को जब हरियाणा में इस लेवल पे केसेस होंगे वहां भी यही स्थिति आपको दिखाई देगी, राजस्थान में होंगे यही स्थिति आपको राजस्थान में दिखाई देगी। सरकारें पहले से इसकी तैयारी करें, तैयार नहीं है आज भी हम, और अगर केसेस बढ़ते हैं, हमारा हेल्थ सिस्टम तैयार नहीं है। क्या केंद्र सरकार इसके लिए राज्यों को कोई मदद दे सकती है? 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस हुआ है, और उस 20 लाख करोड़ में 20,000 करोड़ रुपए हेल्थ के लिए नहीं दिए गए हैं। ध्यान है, हेल्थ के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं है। सुनते हैं पीएम केयर में, मैं उस फंड के बारे में बहुत बोल चुका हूं इसलिए और बोलूंगा नहीं, उसमें 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा पड़ा है। एक पैसे का इस्तेमाल अभी तक मेडिकल चीजों के लिए हुआ हो इसकी खबर नहीं। हो जाएगी, खबर आ जाएगी, लेकिन नहीं है। मेडिकल फ्रंट पे बहुत बड़ी तैयारी की जरूरत है। याद है जब ये शुरू की थी हमने बातचीत, तब मैं कहा करता था हमने एक पहाड़ के ऊपर चढ़ाई शुरू की। लॉकडाउन हुआ था, 10 दिन हुए थे, और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने अपनी पीठ ठोकनी शुरू कर दी थी। देश ने विजय प्राप्त कर ली है कोरोना के ऊपर। प्रधानमंत्री ने भी याद आपको कहा था महाभारत में सिर्फ 18 दिन है, मुझे 3 और दिन दीजिए, देश विजय प्राप्त करेगा। कितने सुंदर डायलॉग दिए थे। उसके बाद क्या हुआ? तब मैंने एक बात कही थी कि दोस्तों अभी हमने पहाड़ पे चढ़ना शुरू किया है। जब आपको चोटी दिखनी शुरू कर दे, दिखनी शुरू हो जाए, उस वक्त हम कहना शुरू करेंगे कि हम विजय के नजदीक हैं, विजय से दूर हैं। और जब चोटी से नीचे उतर जाए, उसके बाद हम कहेंगे कि कौन किसकी पीठ थपथपाए, कौन किसके मुंह पे थप्पड़ मारे, ये सब फैसले हम बाद में कर लेंगे। आज हकीकत क्या है? उसके बाद 2 महीने हो चुके हैं, अभी भी चोटी पहाड़ की दिखाई भी नहीं दे रही है। हम नहीं जानते कि वो चोटी जुलाई के अंत में आएगी, अगस्त के अंत में आएगी, कब आएगी। अभी तो सिर्फ चढ़ाई है और चढ़ाई है और चढ़ाई है। और आजकल प्रधानमंत्री नजर नहीं आते हैं। बहुत सुंदर डायलॉग देते थे, बहुत आशा भरी बातें करते थे। एक बड़े नेता का लक्षण है कि जब स्थिति कठिन हो उस वक्त आए, उस वक्त देश के सामने आंख में आंख डाल के बोले, उस वक्त कहे हाँ हमसे गलती हो गई। प्रधानमंत्री है, कोई डॉक्टर थोड़ी है, कोई साइंटिस्ट थोड़ी है। कहे मेरे को जो सूचना मिली थी वो गलत थी, अब हमने ये तैयारी की है, अब आगे का हमारा ये प्लान है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आज ये कहने की जरूरत है। ये सुनते नहीं प्रधानमंत्री से। अब ये है स्वास्थ्य की है, अपनी राज्य सरकार से पूछिए। रिलीफ चाहिए, एनजीओ से ले लीजिए। भाई केंद्र सरकार किस काम के लिए है? क्या कर रही है इस वक्त केंद्र सरकार? और इकोनॉमी के बारे में वो कहते नहीं, डिमांड अपने आप पिक कर लेगी, कर्ज की व्यवस्था हमने कर दी है। हकीकत ये है इस वक्त देश पिछले 70 साल के सबसे गंभीर संकट में, और सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने तो निश्चित हाथ खड़े कर दिए, राज्य सरकारें भी हाथ खड़ी कर रही हैं। सवाल है कि क्या हम भी हाथ खड़े कर देंगे? हमें हाथ खड़े नहीं करने हैं, हमें टिके रहना है, और हमें एक नागरिक शक्ति को जोड़ना है। यह आह्वान मैंने आपसे पिछले हफ्ते भी किया था। आप में से अनेक साथियों ने जवाब दिया है, मुझे ईमेल्स भी लिखे हैं, फेसबुक पे भी लिखा है। आप सब साथियों को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं। आपके पास चिट्ठी 1-2 दिन में पहुंच रही है, जिसमें हम सबको जोड़ के बहुत चिट्ठियां आई हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है इसलिए मैं प्रोसेस करने में, जवाब देने में। आप सबके साथ जुड़ेंगे, और आप सबसे जो मेरी बात सुन रहे हैं, जिन सबको ये सेंस है कि हाँ बहुत बड़ा क्राइसिस है, मैं क्या कर सकता हूँ। सरकारों को दोष देना मुझे तो लगता है एक स्टेज के बाद हम बंद कर दें। इनके बस का कुछ नहीं है। इनको तो बस कभी कभार यही कह दें कि भाई जनाजा तो नहीं है, उतर सकते हो तो उतर जाओ ना, क्यों नहीं उतर जाते। मगर इन पे न निर्भर करें। आज देश को खुद खड़ा होने की जरूरत है। आज वो लोक शक्ति के दोबारा निर्माण की जरूरत है, और हम में से कुछ लोगों को इसे अपने जीवन की पहली प्रायोरिटी बनाना होगा। हम इसके लिए तैयार हैं, इसकी योजना हम बना रहे हैं। आप में से कौन कौन है जो इसके लिए तैयार है? बस इस फेसबुक में इनबॉक्स में लिख दीजिएगा,
ईमेल डाल सकते हैं, मैंने पिछली बार भी बताया था। मेरा ईमेल आईडी है yogendra.yadav@gmail.com। आप में से कई लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं, मुझे मिली हैं, दोबारा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिन साथियों ने नहीं लिखी हो उन सबसे अनुरोध है आप जुड़िए, बताइए और इसके बारे में आप आगे बढ़ के इस चीज़ों को रखिए, आप देश के साथ जुड़िए, ये मेरी आपसे अनुरोध है। और जुड़ने के लिए आपको इनबॉक्स में जाना है, इनबॉक्स में जाके अपना कमेंट डालना है, वहाँ अपना नाम, पता, ये सब कुछ आप अगर दे देंगे तो उसके बाद हम इससे जुड़ सकते हैं। आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए या मेरे जीमेल पे ईमेल के ऊपर ईमेल डाल के अपने सारे कॉन्टैक्ट्स दे दीजिए। आप पब्लिक में अपने इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते, सिर्फ कोई एक सूत्र दे दीजिए, मुझे यहाँ कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हमारे साथी आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, निश्चित कॉन्टैक्ट करेंगे और हम सब मिल के एक बड़ा काम करेंगे। सवाल कई आ रहे हैं। दीपक गोसाई जी कह रहे हैं व्हाई देयर आर नो थाउजेंड्स ऑफ डेथ इफ द नंबर ऑफ कोरोना केसेस इन इंडिया इज इन क्रोर्स प्रेजेंटली। दीपक गोसाई जी, क्रोर्स में नहीं है, केसेस लगभग 50 लाख के करीब हैं। भारत में डेथ्स का इतना नंबर क्यों नहीं है, उसके दो कारण डॉक्टर्स बताते हैं। एक तो ये कि ये वायरस का जो स्ट्रेन इंडिया में आया है वो कम डेडली है। इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में, नेपाल में, सब जगह जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो अपेक्षाकृत कम है। कुछ ये भी इसका कारण बता रहे हैं कि हमारे यहाँ BCG और इस सब की वजह से इम्यूनिटी है। मैं इतना बेहतर जानता नहीं हूँ, लेकिन सच बात ये, और ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये वायरस उतना डेडली वायरस नहीं है। इसकी खतरनाक बात यह है कि फैल तेजी से रहा है और उसको रोकने का तरीका हमारे पास नहीं है। ये वायरस अपने आप में डेडली वायरस नहीं है। इसका जो डेथ रेट है वो दरअसल 1% से भी कम है। इंडिया में फिलहाल ऑफिशियली रिकॉर्डेड में 2.8% के करीब आ रहा है, 3% से थोड़ा कम। US वगैरह में 5 से 6% के करीब आ रहा है। पर उसका एक कारण ये है कि वहाँ की पॉपुलेशन में एल्डर लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ जितने भी केसेस हैं वहाँ अंडर रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है। जितने केसेस हैं वो केसेस आ रहे हैं, तो उसमें दिख रहा है। हमारे यहाँ अंडर रिपोर्टिंग हो रहा है और हमारे यहाँ यंग लोग बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह से शायद हमारे डेथ्स कम है, लेकिन वो केवल भारत की स्पेशलिटी नहीं है, कई जगह की है। तोमोग्नो भट्टाचार्य कहते हैं आई नेवर वॉन्टेड इंडिया टू बी इन वेस्टर्न स्टाइल बट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर सीइंग द प्रोटेस्ट आई विश इंडिया वॉज लाइक अमेरिका, विल इट एवर बिकम। तोमोग्नो भाई, मैं ये तो नहीं समझता, अमेरिका मेरे लिए तो किसी भी तरह का आदर्श नहीं है। हाँ, एक अच्छी बात पिछले 10 दिन में हम देख रहे हैं कि उनके जो 200 साल के पाप हैं उसके लिए वो थोड़ा सा माफी मांग रहे हैं। कम से कम उनमें से कुछ समझदार लोग खड़े होकर माफी मांग रहे हैं। लेकिन याद रखिए, उस देश का प्रेसिडेंट आज भी इसमें इलेक्टोरल अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि अच्छा, ब्लैक्स तो सिर्फ 12-13% है, 12-13% के खिलाफ अगर 88% को खड़ा कर दिया जाए तो मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। समझ रहे हैं किसका खेल है ये? इंडिया में भी कुछ ऐसा ही खेल है और वहां का प्रेसिडेंट खुल के ये खेल कर रहा है। और सच बात ये है कि वहां उस प्रेसिडेंट के पक्ष में खड़े होने वाले भी खूब हैं। तो अमेरिका ना मेरे लिए पहले आदर्श था, ना आज आदर्श है। हाँ, मगर एक चीज अच्छी हो रही है, उसका हमें जरूर सैल्यूट करना चाहिए। और सबसे ज्यादा सैल्यूट करना चाहिए उन श्याम वर्णी लोगों को, उन ब्लैक्स को, जो इतना रिस्क लेके, इतना झेलने के बाद आज सड़क पे खड़े हैं और कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कड़वा सच बोल रहे हैं जो कोई सुनना नहीं चाहता। तो उनको तो मैं सलाम करता हूं। अमेरिकी सिविलाइजेशन को कितना कहूं ये मैं नहीं कह सकता। रत्नाकर श्रीवास्तव जी सही सवाल पूछ रहे हैं। हाउ डू यू नो दैट दे हैव एंटर्ड 5 to 10 किलोमीटर्स, वेयर यू गॉट दिस इंफॉर्मेशन, हाउ आर यू क्रिएटिंग दिस परसेप्शन? क्योंकि कई लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं, साहब कमाल है, आप अफवाह फैला रहे हैं, चीन ऐसे आ गया है, बताइए ये तो देशद्रोही काम है इत्यादि। आपने नहीं कहा है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये सब बातें कहना। भाई श्रीवास्तव जी, दो बातें हैं। पहला तो ये कि आजकल सैटेलाइट की दुनिया है, सैटेलाइट की दुनिया में कोई चीज़ छुपती नहीं है। आज ही शायद इंडियन एक्सप्रेस में स्टोरी है, कल था, जिसमें उन्होंने सैटेलाइट के इमेजेस से दिखा दिया है कि चीन के कैंप कहाँ पे हैं। ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कई भारत के जो सबसे अच्छे डिफेंस एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट हैं, वो मैप्स की मदद से ये बात कह रहे हैं। ये मेरी अपनी सूचना नहीं है, ये बात भारतीय फौज के रिटायर्ड जनरल कह रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पनाग ने आर्टिकल लिखा है, एग्जैक्टली ये कहते हुए 40 से 60 किलोमीटर एरिया पर कब्जा हो गया है। वो एग्जैक्ट बता रहे हैं कहाँ पे, किस चौकी तक, किस पॉइंट तक चीन के लोग पहुंचे हैं, वो एग्जैक्ट बता रहे हैं। भारतीय नौसेना के पुराने अध्यक्ष अरुण कुमार जी, उन्होंने लिखा है। तो भाई
हम जैसों को देशद्रोही कहने से पहले आप जरा लेफ्टिनेंट जनरल्स वगैरह को भी देख लीजिए। सच्चाई ये है। और जिस तरह से जब पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी और राम मनोहर लोहिया ने कहना शुरू किया था कि भारत सरकार चीन के बारे में बहुत ढुलमुल रवैया अपना रही है और चीन भारत के ऊपर घुसे जा रहा है, उनको भी लोगों ने कहा था कि तुम तो देश का मनोबल तोड़ रहे हो। सच्चाई बोलने वाले के साथ यही कहा जाता है, लेकिन अब तक इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर आपको संदेह है तो आप रक्षा मंत्री के बयान सुन लीजिए। क्या रक्षा मंत्री ने खुद टीवी 18 को दिया है इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा है बड़ी संख्या के अंदर वो घुस आए हैं। कहाँ घुस आए हैं भाई साहब? अगर वो अपने ही एरिया में है तो फिर घुसाने का मामला क्या है? तो ये सच्चाई है, इससे हम इनकार ना करें। और याद रखिए, ये सब कहने के बाद मैं कह रहा हूं कि सरकार को घेरना नहीं चाहिए। इस वक्त सरकार को इस सवाल पे मत घेरिए, क्योंकि इस वक्त उन्हें एक दूसरा काम करना है, करने दीजिए। कभी वक्त आएगा तब सरकार इसका जवाब दे सकती है। शासन में आप होते तो क्या करते, क्या करना चाहिए था, क्या हो सकता है, कृपया गंभीरता से समाधान प्रेषित करें। ये आशीष भाई किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं, मैं स्पष्ट नहीं हूं। क्या भारत चीन के बारे में पूछ रहे हैं या कि कोविड के बारे में पूछ रहे हैं? मैं मान के चल रहा हूं कि कोविड के बारे में पूछ रहे होंगे। भारत चीन के बारे में तो बिल्कुल सीधी बात है कि देश के सामने ईमानदारी से तस्वीर रखी जानी चाहिए। जो तस्वीर है बहुत कड़वी है। कड़वी सच्चाई को देश के सामने रखने वाला नेता एक बड़ा नेता होता है। रही बात कोविड वाले में कई चीजें की जा सकती हैं। जैसे मैंने कहा, पहली बात तो मैंने सिंपल आपको बताई थी कि पहला लॉकडाउन सही था। आज गलत साबित भी हो जाए तो मैं कहूंगा प्रधानमंत्री को दोष न दीजिए। उस स्थिति में किसी भी नेता को करना पड़ता है। बाद में तो बहुत चीजें हमें समझ आ जाती है कि ये गलत था, वो गलत था। मैं उनको दोष आज भी नहीं देता उसके लिए। लेकिन लॉकडाउन 2, 3, 4 करना समझदारी का लक्षण नहीं था। मैंने तब भी कहा था, आज भी मैं कहता हूं। और लॉकडाउन 1 का जो फायदा था कि आपको समय मिला मेडिकल तैयारी के लिए। मेडिकल तैयारी की जाती। अगर देश शुरू से ही ये स्ट्रेटजी अपनाता, टेस्ट, ट्रेस, ट्रैक, ट्रीट, तो हम कहीं बेहतर स्थिति में होते और हमारी इकोनॉमी इस तरह से गिरी हुई ना होती। 2 सवाल अटपटे हैं, लेकिन मैं जरूर आपके सामने पढ़ दूंगा। कोई चीज मैं छुपाना नहीं चाहता। एक तो ये सचिन यादव जी ने पूछा है, व्हाट हैव यू डन फॉर योर कम्युनिटी? शेम ऑन यू, नॉट ए सिंगल वर्ड ऑन अहीर रेजिमेंट। प्रमोद यादव जी ने कहा है, सर मेंशन स्पीच ऑन रेजांगला वॉर। रेजांगला लिखा है इन्होंने, रेजांगला शायद इनका मतलब होगा। मैं आपको बता देता हूँ मामला क्या है। आज मैंने देखा ट्विटर के ऊपर कहीं ये कैंपेन चला रहे हैं कि जैसे फौज के अंदर जाट रेजिमेंट है, जैसे फौज में तमाम गुरखा रेजिमेंट है और अलग कई जातियों के नाम से रेजिमेंट है, उसी तरह से यादव लोगों के नाम पे भी रेजिमेंट होनी चाहिए। ऐसा कई लोगों ने बहुत समय से मांग उठाई है। क्योंकि मैं संयोग से यादव जाति से हूं, तो वो लोग मेरे पास आते हैं, मुझे कहते हैं आपको भी इस मांग का समर्थन करना चाहिए। मेरी कई बार ऐसे लोगों से बात हुई और उसमें से एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट भी इस सवाल को लेके गए थे। डॉक्टर IAS यादव साहब लेके गए थे, वो मेरे पास आए थे। मैंने उसको भी देखा था। मैं एक बात भाई हमेशा कहता हूँ, ये बात मैं हिंदू मुसलमान के सवाल पे भी कह रहा था, ये बात मैं रिजर्वेशन के सवाल पे भी कहता हूँ। जन्म के संयोग से हम अपने जीवन और अपनी दृष्टि का निर्धारण न करें। जन्म का संयोग मुझे कहीं भी खड़ा कर देता है, मेरी दृष्टि जो है वो पूरी दुनिया की होनी चाहिए। इसलिए मेरी अपनी समझ जो है, उसको मैंने एक नहीं बार बार लिखा है कि मांग ये नहीं होनी चाहिए कि एक यादवों की रेजिमेंट बन जाए। मांग ये होनी चाहिए कि किसी भी जाति के नाम से जो रेजिमेंट बने हैं ये सब खत्म होने चाहिए। ज्यादातर लोगों को ये सच पता नहीं है। अच्छा हुआ सचिन भाई आपने प्रश्न पूछा। ज्यादातर लोगों को ये सच पता नहीं है कि भारतीय फौज में आज भी जाति के आधार पर रिक्रूटमेंट होता है, केवल नाम नहीं है। जैसे जो गुरखा रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, अलग अलग उसमें महार रेजिमेंट भी है, बहुत सारी रेजिमेंट्स हैं। और तमाम रेजिमेंट्स के अंदर एक कोटा है कि फला जाति बिरादरी से इतने लोगों को लिया जाएगा। आपको ये बात अजीब लगेगी और आप में से कई लोगों को लगेगा कि पता नहीं वैसे ही बोल देते हैं योगेन जी। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं इस पर बहुत रिसर्च कर चुका हूँ। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है।
सच्चाई ये है कि आज भी भारत की फौज में रिक्रूटमेंट के वक्त, ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट पे लागू नहीं होता, लेकिन जो साधारण रिक्रूटमेंट है, जवान का जो रिक्रूटमेंट होता है, वहां एरिया का कोटा है और एरिया के अंदर कम्युनिटी का कोटा है। इसको खत्म किया जाना चाहिए। ये बात हम में से तमाम लोग कह चुके हैं, मैंने कई बार ये बात लिख के कही है। एक आजाद हिंदुस्तान में, और ये बात मैं आज आपके सामने सिर्फ यहां नहीं बोल रहा, रेवाड़ी जिले के अंदर मेरे से पूछा गया था, रेवाड़ी जिले में भी मैंने इस बात को बोला था। आजाद भारत में रेजिमेंट होनी चाहिए सुभाष चंद्र बोस के नाम पे, रेजिमेंट होनी चाहिए चंद्रशेखर आजाद के नाम पे, रेजिमेंट होनी चाहिए भगत सिंह के नाम पे, रेजिमेंट होनी चाहिए अशफाकुल्ला खान के नाम पे। ये जाट रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट बंद होनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूं। जाति पर आधारित रेजिमेंट्स बंद होनी चाहिए भारतीय सेना में, नाम बंद होने चाहिए, और रिक्रूटमेंट में अभी भी जो जाति का एलिमेंट बचा है वो समाप्त होना चाहिए। भाई ये मेरी मांग है, आपको अच्छी ना लगे, मैं माफी मांग सकता हूं आपसे, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि मैं सारी दुनिया को कहूं तुम जाति धर्म से मुक्त हो जाओ, हिंदू मुसलमान की बात मत सोचो, लेकिन अचानक जब यादव का सवाल आए तो मैं एकदम यादव होके खड़ा हो जाऊं। ये मैं नहीं कर पाऊंगा मेरे भाई। जिंदगी में ये अच्छा लगे बुरा लगे, आज आपको हो सकता है बुरा लग जाए, आपने बड़ी कड़वी भाषा का इस्तेमाल किया है, तुम्हारे मुंह से शब्द नहीं निकलता, शायद ये सब आपने कहा है, नॉट ए सिंगल वर्ड ऑन अ हीर रेजिमेंट। सिंगल नहीं भाई, मैं ज्यादा सिंगल से ज्यादा बोलने को तैयार हूँ, और मैं उम्मीद करता हूं आप भी दिन एक दिन खड़े होके बोलेंगे ये स्वतंत्र हिंदुस्तान में जातियों के आधार पे रेजिमेंट नहीं बननी चाहिए। मैं चाहूंगा आप अपने विचार लिखें, जो साथी सुन रहे हैं वो भी बताएं। रेजांगला वार का आपने जिक्र किया प्रमोद भाई ने। रेजांगला वार बहुत एक शानदार भारतीय फौज का अध्याय है, जिसमें भारतीय फौज की एक छोटी सी टुकड़ी ने इतनी बड़े चाइनीज एग्रेशन का मुकाबला किया। रेजांगला नामक जगह पे संयोग से उस वॉर में शामिल होने वाले और उसमें मुकाबला लेने वाले अधिकांश लोग मेरे अपने इलाके से थे, यानी कि रेवाड़ी से थे। तो हम लोगों के लिए ये बहुत एक स्वर्णिम अध्याय है, जिसको सुन के गौरव महसूस होता है। मेरा एक ही अनुरोध है, इस स्वर्णिम अध्याय को किसी एक जात बिरादरी से मत जोड़िए। ये पूरे देश के लिए स्वर्णिम अध्याय है, पूरे देश को इस पर सर ऊंचा करना चाहिए। जैसे मैं चौधरी चरण सिंह को किसी एक जाति का नेता नहीं मानता, मैं उन्हें अपना नेता मानता हूँ, देश के किसानों का नेता मानता हूँ। इसी तरह से मेजर शैतान सिंह और तमाम योद्धा जो थे, जिन्हें परमवीर चक्र वगैरह भी मिला था, वो किसी एक जाति के नेता नहीं है, किसी एक जाति के अभिमान के नहीं है, वो हम सबके हैं। खैर, मुख्य सवालों पे दोबारा, 20 गुना ज़्यादा एक्टिव केस है तो मौतें कितनी हुई होंगी, धर्मेंद्र भाई पूछ रहे हैं। धर्मेंद्र भाई, हमारे यहाँ मौतें कम है। मेरा अपना असेसमेंट है कि मौतें भी थोड़ी सी अंडरस्टेटेड है, लेकिन भारत में अभी भी देखिए चीन जैसी स्थिति नहीं है कि मौत हो जाए और पता ही ना लगे। हमारे यहाँ केसेस तो अंडर रिपोर्टेड हो सकते हैं, मौतें थोड़ी बहुत अंडर रिपोर्ट हो रही हैं, क्योंकि घर में कोई बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए, और ज़्यादातर बुजुर्ग ही जा रहे हैं इसमें, तो पर घर परिवार वाले सोचते हैं कौन झंझट में पड़े, पता लगा वहाँ पे अंत्येष्टि भी नहीं करने देंगे, वो क्वारंटाइन कर देंगे, ये सब होगा, तो लोग थोड़ा सा छुपा भी रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, पता भी नहीं लगता, गांव देहात में बस्ती के अंदर कोई बुजुर्ग कभी गुजर गया तो कौन चेक करेगा भाई कोरोना की वजह से गुजरा, कैसे गुजरा, 85 साल की उम्र थी, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं भाई बुजुर्ग थे चले गए। तो इसलिए कुछ अंडरस्टेटेड हो रहे हैं, कुछ जानबूझ के, कुछ अनजाने में, लेकिन मौत की संख्या सरकारें बहुत कम नहीं दबा नहीं पा रही हैं, टेस्ट की संख्या और केसेस की संख्या दबाई जा रही है। और जैसे मैंने कहा, अच्छी खबर यही है कि हमारे यहाँ केसेस बढ़ने का मतलब मौत बढ़ना बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये इतनी खतरनाक बीमारी मौत की टर्म्स में नहीं है। ब्रजेश पांडे जी कहते हैं, हाउ इंडिया इज अप्रोच टू चाइना एंड नेपाल टू डील विद द बॉर्डर इश्यूज। मैंने वैसे बताया, मेरी अपनी समझ है, चीन से बहुत दीर्घ काल में भारत को खतरा है, क्योंकि चीन के पास जो स्ट्रेटेजिक पावर है, जो मिलिट्री पावर है, जो इकोनॉमिक पावर है, और उसके साथ बॉर्डर हमारा अनडिफाइंड है। अगले 20-50 साल में चीन इस तरह की हरकतें बार बार कर सकता है। जस्ट आके कब्जा कर लिया, आप देख लो अब क्या कर लोगे। तो वहाँ भारत को लॉन्ग टर्म तैयारी करने की जरूरत है। जहाँ तक नेपाल का संबंध है, मुझे लगता है नेपाल से हमें
सिर्फ एक विदेशी शक्ति के नाते व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेपाल के साथ हमारा एक बहुत विशेष संबंध है, एक पुरानी दोस्ती है। ये जरूर है कि आज सरकार जो वहाँ की है वो अपनी अस्थिरता के चलते थोड़ा खुंदकबाजी में है, और भारत की तरफ से भी जरूरत से ज़्यादा एक थोड़ा अहंकार अहम दिखाया जा रहा है। तो मेरा कहना है चीन के प्रति एक बार तो जहर का घूंट है, खून का घूंट है, पीना पड़ेगा। आज कुछ कर नहीं सकते, बाद में लॉन्ग टर्म में तैयारी कीजिए कि कैसे मुकाबला करेंगे। और मुकाबला करने का एक तरीका ये है कि आप नेपाल जैसे देशों से खुंदक मत कीजिए। कोई तो पड़ोस में दोस्त होना चाहिए ना। पड़ोस में हर कोई देश अगर आपका दुश्मन बन गया तो कैसे काम होगा। ब्रजेश पांडे जी कह रहे हैं भाई आप डिलीट कर दें, लेकिन ये बीजेपी सरकार फिर एफडीआई क्यों अलाउ कर रही है? Why are we not replacing the concept of assembling in India, made in India with made by India? ब्रजेश भाई पता नहीं डिलीट करने का क्या रेफरेंस है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये बात सही है। मैंने कहा ही था आपको पहले ही कि हमने ये जो आत्मनिर्भरता की बात प्रधानमंत्री करते हैं, एक तरफ आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं कि एफडीआई ज़्यादा कैसे आएगी। एफडीआई का मतलब क्या? विदेशी इन्वेस्टमेंट। तो देश से एक तरफ कह रहे हैं हम आत्मनिर्भर होंगे, दूसरी तरफ विदेशी इन्वेस्टमेंट के लिए हम टुकुर टुकुर करके देख रहे हैं। ये दोनों चीज़ें तो जुड़ती नहीं है ना। सागर प्रसाद यादव जी कह रहे हैं सर कोरोना संक्रमण जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी ज़्यादा देश के गरीबों की, मजदूरों की दुर्दशा बढ़ रही है। सरकार पूरी तरह असंवेदनशील है। मजदूर सरकार से कैसे निपटें, इन्हें क्या करना चाहिए? भाई मजदूर को खड़ा होना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती है। बोलना तो पड़ेगा अहिंसक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, कानून का पालन करते हुए, मर्यादा में रहते हुए, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से आवाज़ उठाएं। इकट्ठा होना होगा। अगर 5 उंगलियां खुली रही तो कुछ नहीं होगा, इसकी मुट्ठी तो बांधनी होगी। और ये काम हमें आपको करना है, जाना है हर गांव हर बस्ती में जाना है, जोड़ना है उन लोगों को। और ये काम करने के लिए आप तैयार हैं ना? तैयार हैं तो अपना नाम इसके अंदर डाल दीजिएगा, इनबॉक्स में अपना नाम पता, हम आपसे संपर्क करेंगे। शैलेंद्र कुमार पूछ रहे हैं क्या देश तबाही की स्थिति में खड़ा है? शैलेंद्र भाई, तबाही के पहले लक्षण है। अगले 2 महीने बाद क्या स्थिति होगी सोच के मुझे बहुत डर लग रहा है, और मैं अभी बहुत ज़्यादा डराना नहीं चाहता। तो इसलिए मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि स्थिति बहुत खराब होने वाली है। अभी जो हम देख रहे हैं तो सिर्फ झलकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। सच्चाई में हालात अगले 2 महीने में हेल्थ फ्रंट पे और उससे भी ज़्यादा इकोनॉमिक फ्रंट पे खराब होने वाले हैं। तनवीर भाई पूछते हैं टेस्टिंग कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या इतने लिमिटेड मेडिकल रिसोर्सेज में पॉसिबल है सबका टेस्ट करना? तनवीर भाई, आज जितने हम टेस्ट करते हैं इससे कहीं ज़्यादा टेस्ट हम कर सकते हैं। हमारी ज़्यादा अच्छी किट्स तैयार हो रही। मैंने आज ही सुना हमारी एक और संस्था ने इससे ज़्यादा चीप टेस्ट बनाने की, हैदराबाद के अंदर जो सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उन्होंने इसके लिए तैयार किया है। हमारी क्षमता है। और देखिए दिक्कत क्या है, अगर शुरू में आप कहेंगे कि नहीं मैं सारी टेस्ट किट अपनी इस्तेमाल नहीं कर सकता, बाद में मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर बाद में आपको उससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसको करने का जो एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं तरीका यही है कि शुरू में आप कायदे से इस्तेमाल करके टेस्ट कीजिए, टेस्ट फटाफट ट्रेस कीजिए ताकि बढ़ने से रोकें। अगर ये सोचते रहे कि टेस्ट किट को मैं बाद के लिए ही बचा के रखूँगा तो फिर बाद में वो कोई काम नहीं आएंगी, क्योंकि इतना फैल चुका होगा जैसे दिल्ली में इस वक्त हो रहा है। ये राजशेखर अक्की भाई पूछ रहे हैं एकेडमिक्स इज अबाउट टू स्टार्ट बट येट एग्जाम्स ऑन क्लास 10th and 12th standard and other important exams have not been completed and our education minister have been struggling to get an answer. Do you have any recommendation? इट्स वेरी हार्ड। किसी जहाँ तक सीबीएसई का ताल्लुक है, सीबीएसई के क्लास 10 के एग्जाम्स पूरे हो चुके हैं, क्लास 12 के ऑलमोस्ट पूरे हो गए हैं, तो उनके तो बचे हुए एग्जाम आप किसी तरह से कर लीजिए। एज फार एज रिमेनिंग क्लासेस आर कंसर्न, मुझे लगता है कि कोई ना कोई एमरजेंसी तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में जो है, जैसे यूनिवर्सिटी में जहाँ 3 सेमेस्टर के एग्जाम हो चुके हैं, वहाँ 4th सेमेस्टर का एग्जाम करने की बजाय 3 सेमेस्टर के बेसिस पे प्रमोशन दे दीजिए लोगों को। या अगर एग्जाम लेना है तो उसे जुलाई के बाद कीजिए, अगस्त में कीजिए। ये जो ऑनलाइन एग्जाम करने की फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी कोशिश कर रही है, मेरे दिमाग से तो परे है, ये कैसे हो सकता है?
बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी के देश भर से आते हैं, कोई छपरा के गांव में बैठा हुआ है, कोई भागलपुर के गांव में बैठा हुआ है, वो कैसे ऑनलाइन एग्जाम देगा? गांव में बिजली कब चली जाती है, वहाँ इंटरनेट का कनेक्शन स्टेबल नहीं है, वो बच्चा एग्जाम कैसे दे पाएगा? ये लोग दिल्ली में बैठे क्या क्या फैसले कर लेते हैं यूजीसी के अंदर। इन्हें सबको कहना चाहिए यूजीसी की अगली मीटिंग के गाँव के अंदर करो, जाके पता तो लगे कि वहाँ क्या इंटरनेट है और क्या बिजली है और किस तरह के एग्जाम्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात नहीं होनी चाहिए। या तो ऑटोमेटिक प्रमोशन कर दीजिए या अपने एग्जाम को डिले कर दीजिए। जो मिडलिंग क्लासेस हैं, जो डिग्री मिलने वाली क्लास है एमए फाइनल ईयर, उसको आप पहले 3 सेमेस्टर की बेसिस पे प्रमोट कर दीजिए। और जो एमए फर्स्ट ईयर है, बीए फर्स्ट और सेकेंड ईयर है, उनको कहिए कोई बात नहीं, एग्जाम्स आपके हम अगस्त के महीने में ले लेंगे। ऐसा करना पड़ेगा। तेज सिंह कह रहे हैं सांस तो आपको भी लेने में परेशानी हो रही है, लेकिन क्या कीजिएगा? समझ नहीं आया तेज सिंह भाई। अगर आप मेरे स्वास्थ्य के लिए बद्दुआ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अदरवाइज आप क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं आया। कभी कश्मीरी पंडितों पर भी अपनी भावनाएं जाहिर करें। पाकिस्तान बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर भी अपनी भावनाएं जाहिर करें। तेज सिंह भाई, कश्मीरी पंडितों पे एक बार नहीं, मैं 10 बार अपनी भावनाएं जाहिर कर चुका हूं। आप कह रहे हैं तो एक बार फिर मैं कर देता हूं। ये कि उनके साथ जो हुआ वो अन्याय और अत्याचार था। अपने घर से किसी को खदेड़ देना, ये उसके साथ अत्याचार है। कश्मीरी पंडितों के साथ ये हुआ। और कश्मीर समस्या का जब भी समाधान हो, उसमें कश्मीरी पंडितों के साथ संपूर्ण न्याय उसका हिस्सा होना चाहिए। क्यों नहीं कहूँगा मैं ये बात? आपको इतना हैरानी की ऐसी क्या बात लगती है? अगर मैं अहीर रेजिमेंट पे खुल के बात बोल सकता हूँ, मुसलमान पे बोल सकता हूँ, अगर मैं दलित सवाल पे बोल सकता हूँ, कश्मीरी पंडित पे क्यों नहीं बोल सकता? और आपने कहा कि कभी पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस पे अत्याचार पर भी अपनी भावनाएं जाहिर करें। भाई एक नहीं 50 बार बोल चुका हूँ, पता नहीं क्यों आपके दिल में इतना वो रहता है। अगर संदर्भ बना, अगले हफ्ते ऐसी कोई घटना हुई तो जरूर बोल दूंगा। जिसका संदर्भ बनता है वो बोलता हूँ भाई। बगैर संदर्भ के बारे में मैं बोलने लग जाऊँ बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति, मैं बोलने लग जाऊँ पाकिस्तान, ये अमेरिका के अंदर मुसलमानों की स्थिति, कोई संदर्भ बनता है तब बोलते हैं ना मेरे भाई। आप मेरी बातें पढ़ लिया कीजिए, आराम से बोलते हैं बेटा, इसमें बोलने में मुझे क्या दिक्कत होगी तेज सिंह भाई? साहब जी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल पर डिस्कोर्स कीजिए। प्रदीप भाई, जैसे मैंने कहा कोई संदर्भ होगा तब करेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल्स के बारे में मैं काफ़ी बोलता रहता हूं, लेकिन आज कोई संदर्भ नहीं है। पिछले हफ्ते 10 दिन या इस वक्त कोविड कोरोना से अगर इसका कोई कॉन्टेक्ट बनता है, मैं जरूर उसके बारे में बोलूंगा। रत्नाकर भाई बोलते हैं, डोंट डिमीन इंडियन आर्मी, बी 100 टाइम्स श्योर बिफोर टॉकिंग अबाउट इंडियन आर्मी। रत्नाकर भाई, I am more than 100 times sure before I speak. आप लेफ्टिनेंट जनरल पनाग का आर्टिकल पढ़ लीजिए। आप इस वक्त इंडियन आर्मी के जितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स और इस पे बात कर रहे हैं उसको पढ़ लीजिए। आप सैटेलाइट इमेजेस देख लीजिए। कारगिल में क्या हुआ था? पाकिस्तान की फौज ने धोखे से कब्जा कर लिया था कि नहीं? और जिन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की फौज ने धोखे से कारगिल पे कब्जा कर लिया है, वो देश समर्थक थे कि देशद्रोही थे? समर्थक थे ना, जिन्होंने बताया कि हो गया है, भारतीय सेना को वक्त से पता नहीं लगा। जो कारगिल में हुआ एग्जैक्टली वही इस वक्त लद्दाख में हो रहा है, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये कहना भारतीय ट्रुप्स के विरुद्ध कुछ नहीं है। डिमीनिंग इंडियन आर्मी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आप थोड़ा सोचा कीजिए मेरे भाई। क्योंकि आर्मी जो काम करती है वो रक्षा मंत्री के इंस्ट्रक्शंस पे करती है, वो जनरल्स के इंस्ट्रक्शंस पे करती है। जिस तरह की मिस्टेक कारगिल में हुई थी, वैसी ही मिस्टेक लद्दाख में हुई है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो मेरा इतना अनुरोध होगा कि आप अपनी ऊर्जा इस पे लगाने की बजाय इस पे विचार करें कि अब क्या किया जा सकता है। तथ्यों से इनकार करना बहुत समझदारी की बात नहीं, और इससे देश प्रेम जाहिर नहीं होता। कि अगर कोई छुपा के रखता, जिन लोगों ने इस बात ये छुपा के रखी थी प्रधानमंत्री से भी कि कारगिल के ऊपर ये हो गया है, वो लोगों के बारे में आपका क्या विचार है? वो देश के प्रेमी थे? उन्होंने इंडियन आर्मी के गौरव को बढ़ाया था इस खबर को दबा के, या कि नुकसान किया था? समझ के बोले। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन चाइना प्रोडक्ट बायकॉट? हर्षित भाई पूछ रहे हैं। हर्षित भाई, मुझे तो बचकानी बात लगती है। बचकानी बात इसलिए लगती है कि अगर हमारे प्रधानमंत्री में ये साहस हो कि हाँ, पूरा देश चीनी इस अतिक्रमण का मुकाबला करेगा,
अगर मेरे रक्षा मंत्री में ये हिम्मत हो कि बोलें कि उनकी फौज हमारी जमीन पर बैठी है, ये आएं बाएं बातें ना बोलें कि वो जैसी जो वो अपनी सीमा समझते हैं उसमें आके बैठे हैं, तो पहले तो मेरा प्रधानमंत्री, मेरा रक्षा मंत्री हिम्मत करे सच बोलने की। नंबर 2, क्या हम में हिम्मत है ये कहने की कि मौका आएगा हम इसका मुकाबला करेंगे। नंबर 3, क्या हमारी हिम्मत है ये कहने की कि ये चाइनीज कंपनियां जितनी आती हैं उसके बारे में सरकार एक नीति बनाएगी। आप और मैं किसी खिलौने का बायकॉट करें, कोई गणेश जी की मूर्ति चाइना से बन के आए उसका बहिष्कार करें, बहुत अच्छी बात है, कर लें, लेकिन ये जो करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्या उसके बारे में बोलने की किसी की हिम्मत है। और एक बात और कह दूं, वो यूनिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मैंने बात कही थी ना, सरदार पटेल की ये जो इतनी महान विशाल मूर्ति हमने बनाई है, इसको लास्ट टच देने का ठेका किस कंपनी को मिला था पता है आपको? वो चाइनीज कंपनी थी। उसको तोड़ेंगे आप कहेंगे कि हमने गलती की। अगर आप ये सब करते हैं और फिर जनता को कहते हैं कि अब जनता भी जुड़े, एक खिलौना नहीं खरीदेंगे, सब कुछ खुद बनाएंगे, तो वो राष्ट्रीय संकल्प होता है। जब प्रधानमंत्री कुछ ना बोले, रक्षा मंत्री कुछ ना बोले, आप इकोनॉमिक पॉलिसी पे कुछ ना करें और इधर इशारा करें कि तुम बायकॉट करो, तुम कुछ करो, ये बचकाना हरकतें होती हैं। देश बचकाना हरकतों से नहीं बनते हैं। हिम्मत हो तो पूरा देश खड़ा हो, मैं तो निश्चित खड़ा हूँ, लेकिन उसके लिए फिर बड़ी हिम्मत की जरूरत है। प्रवीण गवांडे जी पूछ रहे हैं, व्हाट आर द बेस्ट वेज ऑफ रेजिंग योर वॉइस अगेंस्ट द इल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट? लॉकडाउन वाज सपोज्ड टू मेक केसेस जीरो, व्हाई पीपल आर सो स्केयर्ड ऑफ स्पीकिंग अप? They are more culprit than government, then they are not speaking up. प्रणीत भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस वक्त चुप रहना अपराध है। आप जुड़िएगा, हम तो बोलेंगे, मैं आज बोल रहा हूं, जानता हूं कभी ना कभी इसकी सजा देनी पड़ेगी, बोलने की सजा तो देनी पड़ेगी, लेकिन न बोलना अपराध है, न बोलना देशद्रोह। जब देश के हित में बोलना हो, जो मैं बोल रहा हूं, ये तो रक्षा मंत्री को अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन सच है, बहुत कुछ लिखा गया है, एक एक चीज का प्रमाण है। न बोलना अपराध है, न बोलना देशद्रोह है, तो बोलेंगे। प्रणीत भाई आप भी जुड़ेंगे इसमें? अगर जुड़ेंगे तो अपना नाम, पता, जो भी कांटेक्ट डिटेल्स आप भेजना चाहें, हम आपसे संपर्क करेंगे। ऐसी एक देश में ट्रुथ आर्मी बनाने की जरूरत है, जो सच बोले, अहिंसक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। विजय कुमार भास्कर, बिहार में चुनाव होने वाला है, इस कोरोना में चुनाव कैसे संभव है? ये प्रश्न मेरे मन में भी है भाई। अभी आप परिस्थिति देखिए, महीने भर क्या परिस्थिति बनती है उसके बाद देखना चाहिए। पर हाँ, अगर स्थिति इतनी खराब है जैसी ऐसा लग रहा है कि बनेगी, हालांकि बिहार में अभी बहुत फैला नहीं है, लेकिन अगर तेजी से फैलाव होता है तो चुनाव करवाने मुश्किल होंगे। अंकित त्यागी, सुना है सरकार ने 20 लाख करोड़ में से 3.5 लाख करोड़ किसानों के लिए रखा है। आपको क्या लगता है यह अमाउंट काफी है? किसान की आय दुगनी हो जाएगी, किसान बच पाएगा? अंकित भाई, ये सब अफवाह है, सब झूठ है। ये 20 लाख करोड़ ही अपने आप में झूठ है। 20 लाख करोड़ का कोई पैकेज इस देश को नहीं मिला है। आपको ध्यान होगा, मैंने एक दिन बैठ के अलग अलग रंग की पर्चियां बना के रखा था। एक्चुअली 20 लाख करोड़ के प्रचार लिफाफे के ऊपर 20 लाख करोड़ लिखा है। उस लिफाफे के अंदर जब भूसा हटा देंगे, सब कुछ हटा देंगे, तो जो माल है वो 1,76,000 करोड़ का ही है। 1,76,000 करोड़ का सचमुच पैसा है जो सरकार ने लगाया है। कोई 4-4.5 लाख करोड़ रुपए की और फायदे हैं जो सरकार ने लोगों को पहुंचाए हैं। 4 लाख करोड़, माफ कीजिएगा, 4% ऑफ जीडीपी, मतलब कोई 8 लाख करोड़ के करीब का। तो 10 लाख करोड़ टोटल इससे होते हैं। बाकी 10 लाख करोड़ टोटल गपशप है, कोरी गप है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो सरकार ने केवल 1,76,000 करोड़ रुपए अपनी जेब से खर्च किए हैं। उसमें से एक भी एडिशनल नया पैसा किसान के लिए नहीं है। किसान को जो किसान सम्मान निधि पहले चली आ रही थी, वो देने की घोषणा कर दी दोबारा। अरे भाई, वो तो मिलनी थी, तो नया फैसला का है। तो अभी तक किसान को कुछ नहीं मिला है, किसान को केवल दावे मिले हैं। और ये जो इनकम दुगनी करने वाली बात है, ये तो बिल्कुल हवाई बात है। 4 साल पूरे हो गए थे, कोरोना तो बाद में आया है ना। कोरोना आने से पहले 4 साल हो चुके थे। 6 साल में दुगनी करनी थी इनकम, 4 साल में कम से कम 1.5 गुना तो की होती ना, किए
आप चेक कर लीजिए, हर साल मुश्किल से 2% बढ़ी है। उसके भी आंकड़े ठीक नहीं है सरकार के, और कह रहे थे कि दोगुना कर देंगे। दोगुना करने के लिए हर साल कम से कम 10.5% बढ़ाने की जरूरत थी। फिर उसको चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से अगर आप बढ़ाएंगे तो वो 6 साल में दोगुना हो जाता। 10.5 छोड़िए, 2% के करीब बढ़ा है। और हालत ये है कि सरकार अब आंकड़े देने से डर रही है, बता नहीं रही है कि क्या स्थिति होगी। तो ये तो सच्चाई है। अब इसके अंदर दुगना वगैरह करने की बात तो एकदम फिजूल है। सिद्धार्थ गवई भाई पूछते हैं, मुंबई में देश से सबसे ज्यादा केसेस हैं और अनलॉक में मुंबई शहर को शामिल किया गया। काफी सारे स्लम एरियाज में अब तक कोई हेल्थ कैंप भी नहीं रखा गया है। आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से मुंबई में बहुत अच्छा हैंडल नहीं किया जा रहा है। बहुत दुख की बात है कि इतने बड़े शहर में जिसके पास साधन है, वहाँ इतने हैफिजर्ड तरीके से, इतने अव्यवस्थित तरीके से हम इतने बड़े संकट को हैंडल कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार का रिकॉर्ड इस मामले में कतई अच्छा नहीं है, ये मेरी अपनी समझ है। अनिल कुमार मुंजाल, I can support you in development of national strategy on COVID-19. कॉन्टैक्ट डिटेल, बहुत अच्छी बात है अनिल मुंजाल भाई। जैसे आपने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भेजा है, मैं बाकी सबसे भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेजिए, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हर्षित जैन भाई कहते हैं, व्हाट इज योर टेक ऑन दिल्लीज गवर्नमेंट डिसीजन टू रिजर्व हॉस्पिटल्स फॉर डेलियाइट्स, प्राइवेट हॉस्पिटल ऑल्सो। दिल्ली सरकार ऐसा फैसला कर रही है कि दिल्ली के अस्पताल में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा। अब सवाल है कि दिल्ली वाला है कौन? इस वक्त इतना ट्रांसपोर्ट तो हो नहीं रहा कि बाहर से पेशेंट कोई दिल्ली में आ रहे हो, पेशेंट्स को दिल्ली में ले लेके आ रहे हो, ऐसा हो नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि दिल्ली के वोटर, दिल्ली में इतने लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं लेकिन दिल्ली के वोटर नहीं, तो क्या सरकार उनका इलाज नहीं करेगी? और अगर वो होता है तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये याद रखिए, दिल्ली में इतनी ज्यादा सुविधाएं इसलिए बनी है, दिल्ली में इतने अस्पताल हैं, इतना कुछ है, वो इसलिए है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। अगर संसाधन लेते वक्त आप पूरे देश के संसाधन लेते हैं तो फिर जिम्मेवारी में भी आपको पूरे देश की जिम्मेवारी लेनी होगी। इसके अलावा मेरे ख्याल से अधिकांश सवालों का जवाब हो गया है। कोई सवाल यदि नहीं, मेरे ख्याल से अधिकांश सवालों का जवाब हो गया है। आप सबसे फिर मैं अनुरोध करूंगा कि अब इस देश में इतने बड़े संकट का मुकाबला करने के लिए हमें एक नई लोक शक्ति बनाने की जरूरत है। अब हमें सरकारों से शिकायत करने की बजाय खुद खड़ा होकर कुछ करने की जरूरत है। आप उसमें शामिल होंगे? अगर होंगे तो अपना पता, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहीं डालिए, yogendra.yadav@gmail.com पे ईमेल डालिए, जवाब देंगे, संपर्क में रहेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि जल्द ही, ये लॉकडाउन के समय हमने जिस तरह से फेसबुक की सीरीज चलाई है, अब एक नई तरह की फेसबुक की सीरीज हम शुरू करेंगे। अगले हफ्ते से या उसके एकदम तुरंत बाद एक नई सीरीज शुरू करेंगे। पोस्ट लॉकडाउन जो परिस्थिति है उसका मुकाबला करने के लिए एक नई तरह की बातचीत। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।